अच्छा, हम बिल्कुल बेसिक्स से हमारा जो एजेंडा है आज के सेशन का वो ये है कि हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप जो है एक एक सर्विस को एक्सप्लोर करेंगे। ओवरऑल जो है जो डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विसेज हैं उन्हें भी हम देखेंगे। और आज के सेशन में हम जो है बेसिक क्लाउड कंप्यूटिंग का इंट्रोडक्शन लेंगे, उसके बाद AWS का बेसिक इंट्रोडक्शन लेंगे और उसके बाद अकाउंट क्रिएशन किस तरह से होती है वो देखेंगे। और S3 के ऊपर थोड़ा सा हम S3 को हम जो है एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, और फिर नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे S3 को इन डिटेल मज़ीद देखेंगे। अच्छा, तो क्लाउड कंप्यूटिंग को स्टार्ट करने से पहले जिस तरह से कहा जाता है कि ज़रूरत ईजाद की माँ है, तो पहले हम देख लेते हैं वो ज़रूरतें क्या थी हमारी जिसकी वजह से क्लाउड कंप्यूटिंग की हमें ज़रूरत पड़ी। तो जनरली पहले अगर आपको याद हो आपके ऑर्गेनाइजेशंस में, या हो सकता है भी बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस में इस तरह का मैकेनिज्म हो। अच्छा फतेह भाई, आप छोड़ दें, मैं एडमिट करता रहूँगा, आप अपनी कंटिन्यू रखें। ओके, आपके पास एक्सेस आ रहा है एडमिट का? हाँ, एडमिट का। बेहतरीन। ठीक है। अच्छा, हम जो है सबसे पहले वो ज़रूरतें देख रहे हैं कि हमारी ज़रूरत क्या थी क्लाउड कंप्यूटिंग से पहले, और उसके बाद फिर हम ये देखेंगे कि क्लाउड कंप्यूटिंग हमें क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है। तो बेसिकली जो ट्रेडिशनल मैकेनिज़्म हमारा होता था ऑर्गेनाइजेशंस में, या बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस में अभी भी होगा, कि कंपनीज फाइल सर्वर रखती थी ताकि एम्प्लॉयज़ जो है अपनी फाइल्स और डेटा शेयरिंग कर सकें। फिर एक्सचेंज सर्वर्स होता था ईमेल्स के लिए, चैट के लिए और दूसरे कम्युनिकेशंस के लिए। डेटाबेस सर्वर होता था ऑर्गेनाइजेशन के जो भी डेटाबेस या जो भी एप्लीकेशंस चल रही हैं उसके लिए। फिर यही सारी चीज़ें जो है वर्चुअल सर्वर्स के ऊपर मूव हो गई। तो वर्चुअलाइजेशन का जब कॉन्सेप्ट आया तो वर्चुअल सर्वर्स पे मूव हो गई। फिर अच्छा, जो ऑर्गेनाइजेशन का बेसिक जो फोकस होना चाहिए वो बिजनेस होना चाहिए, कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने बिजनेस को फोकस करे और बाकी सारी ये जो टेक्नोलॉजी और जो नॉन बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं उसके ऊपर से ऑर्गेनाइजेशन का फोकस ना हो। तो उसका बेहतरीन सोल्यूशन ये होता है कि भाई जिस चीज़ में आपकी एक्सपर्टीज़ नहीं है आप वो काम किसी और दूसरे के हवाले कर दें। ठीक है, तो इसका बेहतरीन सोल्यूशन यही है। अच्छा, अब होता क्या था कि आप प्रोक्यूर कर रहे हैं कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, नंबर एक उसके अंदर आपकी कॉस्ट एक मेजर अकर हो रही है। फॉर एग्जांपल आपको पता है कि यार मेरा जो यूटिलाइजेशन है वो किसी पर्टिकुलर इवेंट पे, क्रिसमस पे या ईद पे जो है बहुत ज़्यादा होना है। अब उस इवेंट को कवर करने के लिए फॉर एग्जांपल आप ई-कॉमर्स वेबसाइट रन कर रहे हैं और आपको सेल करना है कुछ, तो उससे जो है उस इवेंट की लोड को कवर करने के लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, डेफिनेटली नेटवर्क चाहिए, आपके सर्वर चाहिए, डेटा स्टोरेज चाहिए, और जो है मल्टीपल सर्वर चाहिए होंगे इस लोड को बेयर करने के लिए। तो सबसे पहले आप चाहेंगे प्रोक्यूर करेंगे। प्रोक्यूर करने में प्रॉब्लम क्या होगी कि वो अजाइल नहीं होगा, उसके अंदर एजिलिटी नहीं है कि मतलब आपने अभी ऑर्डर किया और आपको फ़ौरन सभी मिल जाए। राइट, ऐसा नहीं है। वो कहेगा कि भाई ठीक है मुझे एक हफ्ता दे, मैं एक हफ्ते बाद आपको अरेंज कर दूंगा। फिर आपको पाकिस्तान का भी इंफ्रा पता है कि मैकेनिज्म क्या होता है, वो वादा तो कुछ करते हैं और डिलीवर प्रॉपर नहीं होता है। एक हफ्ता बोलेगा लेकिन वो 10-15 दिन निकल जाते हैं। तो इस किस्म की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट, तो जो भी उसका इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, उसका एनवायरनमेंट होगा, एयर कंडीशनिंग है या और जो दूसरी ये चीज़ें हैं, क्लीनलीनेस है, तो सारी मैकेनिज्म। फिर सिक्योरिटी, डेटा सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस पूरा एरिया को आप सिक्योर करें और उन तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करें, और जो उसको मैनेज करना है उसके लिए रिसोर्सेज भी चाहिए होंगे। और फिर अगर आप का वो इवेंट बिल फर्ज वो ख़त्म हो जाता है तो वो जो आपने प्रोक्यूर किया था वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर वो सारा आपका अंडर यूटिलाइज्ड होता है। मतलब आपने वो रखा हुआ है, इनफैक्ट आपने अगर उसको प्लग इन भी किया हुआ है तब भी वो अंडर यूटिलाइज नहीं होगा। और फिर इन तमाम चीज़ों के साथ मेंटेनेंस की बहुत जो है कॉस्टली हो जाती है इन तमाम चीज़ों की। तो ज़्यादा बेहतर है कि ये तमाम चीज़ें उसको हैंड ओवर कर दें जो इस चीज़ के अंदर एक्सपर्ट होता है। तो
तो सबसे पहले क्लाउड कंप्यूटिंग से पहले जो सोल्यूशन आया वो ये कि जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स होते थे उन्होंने ये स्टार्ट किया कि वो डेटा सेंटर्स में आपको अलाउ करता है अपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उसको वहाँ पर जो है पुट करते हैं। तो उसमें आपको जो चीज़ बचत हुई वो मैनेजमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट आपको करने की ज़रूरत नहीं है। डेटा सिक्योरिटी की आपको प्रॉब्लम नहीं है, कॉस्ट अलबत्ता आपको होगी, उसकी मेंटेनेंस की आपको जो है फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। एजिलिटी का प्रॉब्लम अभी भी रिजॉल्व नहीं हुआ, ठीक है। एजिलिटी का बाद में उन्होंने प्रॉब्लम इस तरह से रिजॉल्व कर दिया कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपको चाहिए वो अलाउ कर दिया जाएगा, लेकिन वो भी ऑन स्पॉट अवेलेबल नहीं होगा। वो आपको आप रिक्वेस्ट करेंगे, अगर अवेलेबल हुआ तो आपको मिल जाएगा, नहीं अवेलेबल होगा तो नहीं मिलेगा। तो बहुत सारे इसके अंदर प्रॉब्लम थे डेटा सेंटर्स के आने के बाद भी। अच्छा, फिर अच्छा ये एक डेफिनेशन है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी की, जो क्लाउड कंप्यूटिंग की एक बेसिक इंट्रोडक्शन, एक बेसिक डेफिनेशन दे रहे हैं। तो कहते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग इज अ मॉडल फॉर एनेबलिंग ऑबिक्यूअस, ऑबिक्यूअस मींस के फौरी तौर पे आपको रेडीली अवेलेबल हो जाए, कन्वीनियंट ऑन डिमांड नेटवर्क एक्सेस टू अ शेयर्ड पूल ऑफ कॉन्फ़िगरेबल कंप्यूटिंग रिसोर्सेज। अब कंप्यूटिंग रिसोर्सेज में क्या क्या है? नेटवर्क, सर्वर, स्टोरेज, एप्लीकेशन एंड अदर सर्विसेज दैट कैन बी रैपिडली प्रोविजन, यानी कि आप फौरन से उसको हासिल कर सकें, एंड रिलीज्ड विद मिनिमम मैनेजमेंट एफर्ट्स और सर्विस प्रोवाइडर इंटरएक्शन। आपको किसी किस्म की इंटरेक्शन की ज़रूरत ना हो, आपको रेडीली अवेलेबल हो, जैसे आप चाहें आपको जितनी रिसोर्सेज चाहिए आपको मिल जाए। ये एक बेसिक डेफिनेशन है क्लाउड कंप्यूटिंग की। अच्छा, इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स वही हैं जो जो है क्लाउड कंप्यूटिंग से पहले जो प्रॉब्लम्स थी वही इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बन गई हैं। नंबर वन, एजिलिटी, आप जो रिसोर्सेज चाहिए आपको रेडीली अवेलेबल हो जाएगी, आप उसको एक्सेस कर सकते हैं डिफरेंट एपीआईज के थ्रू, एपीआईज आपको अवेलेबल हो जाएंगे। आप प्रोग्रामेटिक एक्सेस चाहते हैं उसको प्रोग्रामेटिक एक्सेस मिल जाएगा। आप वेब यूज़र इंटरफेस से यूआई से कॉल करना चाहते हैं आपको वेब यूआई मिल जाएगी। कॉस्ट रिडक्शन, कॉस्ट रिडक्शन इस तरह से है कि आप उसको रेंट करते हो उन सर्विसेज को एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, या अगर आप पर्टिकुलर टाइम आपको नहीं पता है तो आपका मैकेनिज्म ऑन डिमांड चल रहा होगा। ऑन डिमांड का मतलब है कि जितना आपको जब ज़रूरत है आपने उसको यूटिलाइज किया और उसके बाद आपने छोड़ दिया, तो जितनी आपकी यूटिलाइजेशन होगी उसकी बेस पे आपकी कॉस्ट होगी। तो आपको ये नहीं कि पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर परचेस करना पड़ रहा हो, तो वो आपकी कॉस्ट डेफिनेटली रिड्यूस हो जाती है। फॉर एग्जांपल आपका 3 दिन का इवेंट है, तो 3 दिन के लिए आपने रेंट आउट की कोई भी सर्विस और उसको फिर लीव कर दिया। फिर डिवाइस लोकेशन इंडिपेंडेंस, यानी कि आपके सर्वर्स कहाँ पर हैं आपको इस बात से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज कर रही है ऑर्गेनाइजेशन वो बेहतर जानती है उनको कहाँ रखना है, कैसे रखना है, और मल्टीपल लोकेशंस पे रखना है ताकि रिडंडेंसी और तमाम चीज़ों को वो हैंडल कर सके। इसी तरह से इंटरनेट है या और दूसरी सर्विसेज हैं, डिफरेंट चीज़ें। मल्टी टेनेंसी, ये सारी सर्विसेज आपको इनेबल करती हैं कि आपके जो कॉस्ट अगर हो रही है वो आप डिफरेंट यूज़र्स को डिवाइड कर दें, और उससे फ़ायदा ये है कि पर यूज़र कॉस्ट कम हो जाती है, और जो ऑर्गेनाइजेशन होगी ये उसके ऊपर ये कॉस्ट, मतलब जो भी सर्विस यूटिलाइज कर रहा है आपकी उसके ऊपर आप एक मामूली पोर्शन ऑफ दैट कॉस्ट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी इस तरह से है कि जो ऑर्गेनाइजेशन इसको मैनेज कर रही है वो जो है इंश्योर करती है, सर्विस लेवल एग्रीमेंट जो है प्रोवाइड कर रही होती है आपको, कि वो क्या सर्विसेज आपको दे रही होगी, कितने आवर्स जो है एनुअल बेसिस पे आपको, या मंथली बेसिस पे, या कितने मिनट्स मंथली बेसिस पे आपको वो सर्विस डाउन टाइम हो सकता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम वो सर्विसेज रनिंग कंडीशन में होती हैं। और अगर कोई जो है डाउन टाइम होता है तो उसके लिए आपके पास एक बैकअप प्लान भी आप जो है रेडी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल नेचुरल डिजास्टर हो जाता है, तो अब नेचुरल डिजास्टर जो है किसी के कंट्रोल में नहीं, लेकिन इन ऑल दीज केसेस वो जो है ऑर्गेनाइजेशन इस चीज़ को मेक श्योर करती है कि सर्विसेज जो है रेडीली अवेलेबल हो। स्केलेबिलिटी, स्केलेबिलिटी से मुराद है कि आपकी फॉर एग्जांपल रेगुलर डिमांड जो है 5 डेज ऑफ वीक है, सैटरडे संडे आपके पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन किसी दिन या जो है नेचुरल हॉलीडेज पे कोई ऐसा इवेंट आ गया और आपको स्केल करने की ज़रूरत है, तो आप उसको रेडीली स्केल कर सकते हैं, इजीली स्केल कर सकते हैं ऑन डिमांड बेसिस पे। सिक्योरिटी, चाहे वो फिजिकल सिक्योरिटी या डेटा सिक्योरिटी या वर्चुअल सिक्योरिटी हो, ऑनलाइन सिक्योरिटी हो, वो सारी सिक्योरिटी जो है ऑर्गेनाइजेशन खुद बेयर करती है, आपको इन तमाम चीज़ों से परेशान
होने की ज़रूरत नहीं है। मेंटेनेंस ऑफ कोर्स, और उसकी जो रिसोर्सेज हैं, उसकी जो मेंटेनेंस है, वो बहुत बेहतरीन तरीके से उसको मैनेज कर रहे होते हैं। और वो सारी कॉस्ट, क्योंकि वो खुद डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसकी कॉस्ट डेफिनेटली वो डिवाइड हो जाती है, तो आपके पास बहुत मामूली पोर्शन ऑफ कॉस्ट आ रहा होगा। अच्छा, फिर मीटरिंग, जो आपको बिलिंग आ रही है उसकी मीटरिंग भी होती है कि आपने कौन सी सर्विसेज यूटिलाइज की, और जो है उसका कितना यूटिलाइजेशन हुआ है उन सर्विसेज का, कब से कब तक सर्विस यूटिलाइज हुई है, और उस सर्विस की क्या हेल्थ है। तमाम मीटरिंग आपको अवेलेबल होगी, वो आप मॉनिटर भी कर सकते हैं, क्योंकि उन मीटरिंग की बेसिस पे आपकी ये जो सर्विसेज हैं, फॉर एग्जांपल आपकी कोई वेब एप्लीकेशन चल रही है, तो उन सर्विसेज को आप बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल अगर आपकी कोई सर्विस 90% यूटिलाइजेशन पर जा रही है, तो आप उसको जो है 100% जाने से पहले आप एक और बैकअप सर्वर जो है रेडी कर सकते हैं, कि जो उस लोड को बेयर कर सके, क्योंकि 100% पे जाएगा तो मोस्ट प्रॉब्ली वो सिस्टम क्रैश हो जाएगा। मेमोरी हो गई, सीपीयू हो गई, और भी दूसरी जो चीज़ें होती हैं, नेटवर्क वगैरह, वो तमाम चीज़ें। अच्छा, अब सर्विस मॉडल्स कौन कौन से हैं? इसके अंदर बहुत सारी ऐसी जो है चीज़ें हैं जो हमें खुद मैनेज करनी होती हैं, और कुछ जो है एरियाज हैं जो सर्विस प्रोवाइडर मैनेज कर रहा होता है। जैसे ऑन प्रेम में नेटवर्क, स्टोरेज, सर्वर्स, वर्चुअलाइजेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम, मिडिलवेयर, रन टाइम, डेटा, एप्लीकेशन, ये सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी अपनी होती है। उसके अंदर जो सबसे बेसिक जो मॉडल है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस। इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस में क्या होता है कि जो सर्विस प्रोवाइडर है, क्लाउड प्रोवाइडर, वो आपको बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर देता है। उसका ऑपरेटिंग सिस्टम, मिडिलवेयर, रन टाइम, डेटा, एप्लीकेशन, ये सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी हो जाती है। वर्चुअलाइजेशन, सर्वर, स्टोरेज, नेटवर्क, ये सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये सर्विस प्रोवाइडर के ऊपर आ जाती है। अब आ जाते हैं प्लेटफॉर्म एज सर्विस। प्लेटफॉर्म एज सर्विस का मतलब ये है कि डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विसेज वो आपको जो है रेडीली अवेलेबल करेगा। फॉर एग्जांपल डेटाबेस सर्विस, फॉर एग्जांपल बैकअप सर्विसेज, और भी इस तरह की बहुत सारी सर्विसेज, फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटिंग सर्विसेज, या और भी बहुत सारी सर्विसेज हैं जिसके अंदर जो है जो आपकी कॉस्टिंग होगी, वो कॉस्टिंग तो आपने जो प्रोक्यूर किया है एनवायरनमेंट, फॉर एग्जांपल आपने एक सीपीयू जो है आप प्रोक्यूर किया है, तो उसकी पूरी कॉस्ट आ रही होगी। लेकिन इसके अंदर मैनेजमेंट डिफरेंसेस हैं प्लेटफॉर्म में और इंफ्रास्ट्रक्चर में, कि मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी ही जो है कहाँ तक है। तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म एज सर्विस में फ़ायदा ये है कि आपको कॉस्ट तो वही सेम होगी, लेकिन मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी रिड्यूस हो जाएंगी। आपको सिर्फ जो मैनेज करना होगा डेटा और एप्लीकेशन करना होगा। फॉर एग्जांपल आप डेटाबेस की सर्विस लेते हैं, तो आपको जो कॉस्ट अगर होगी वो उसी बेस पर होगी जो आपने सीपीयू इंस्टेंस वहाँ पर लिया, उसके अंदर हार्ड ड्राइव है या नेटवर्क है, और जो मेमोरी रिलेटेड जो चीज़ें हैं, वो सारी जो कॉस्ट है वो वही होगी जो जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस की होती है। लेकिन जो मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि ऑपरेटिंग सिस्टम की अपडेट्स हैं, या और मिडिलवेयर जो भी है, फॉर एग्जांपल डेटाबेस सर्वर है तो उसकी जो अपडेट्स हैं, और उसका जो रन टाइम एनवायरनमेंट है, उसकी जो भी सर्विसेज हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन खुद मैनेज करेगी, सर्विस प्रोवाइडर मैनेज करेगा। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी डेटा और एप्लीकेशन उसकी बेस पे। अच्छा, फिर आ जाते हैं सॉफ्टवेयर सर्विस। सॉफ्टवेयर सर्विस में ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो क्लाउड प्रोवाइडर की हो जाती है, और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके अंदर कुछ नहीं होती। ठीक है। और फॉर एग्जांपल नेटवर्क, स्टोरेज, सर्वर, वर्चुअलाइजेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम, मिडिलवेयर, रन टाइम, डेटा, एप्लीकेशन, इसकी बेसिक एग्जांपल मैं दूंगा। जिस तरह से आप ईमेल सर्विसेज यूटिलाइज कर रहे होते हैं, जीमेल आपने यूटिलाइज किया फॉर एग्जांपल, तो अब जीमेल के लिए आपको किसी किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर, किसी किस्म की एप्लीकेशन, किसी किस्म का डेटा मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। वहाँ पर आपकी ईमेल्स आती हैं, आप उनमें रीड करते हैं, उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, दैट्स इट। ठीक है। तो इसी तरह से और भी बहुत सारी सर्विसेज हैं, जैसे आपको अगर इसके अंदर बात करें, तो जैसे डेटाबेस सर्विसेज भी इस तरह की हैं जो आपको एज अ सर्विस प्रोवाइड की जा रही हैं, लेकिन उसके लिए आपको कुछ मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है, और आपकी जो कॉस्ट आ रही है वो ना इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस के तौर पर आ रही होगी, ना प्लेटफॉर्म एज सर्विस के तौर पर, बल्कि जो आपकी यूटिलाइजेशन होगी उसकी बेस पर आ रही होगी। तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर एज सर्विस में प्लेटफॉर्म एज सर्विस के कंपैरिजन और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपैरिजन में इसकी कॉस्टिंग भी डिफरेंट होती है।
इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस को डिटेल में देखते हैं। द कैपेबिलिटी प्रोवाइडेड टू द कस्टमर इज टू provision processing, storage, network, and other fundamental computing resources where the consumer is able to deploy and run arbitrary software, which can include operating system and the application. The consumer does not manage or control the underlying cloud infrastructure, but has control over operating system, storage, and deployed application, and possibly limited control of select network component. ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस के अंदर आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो अंडरलिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी नहीं होगी, लेकिन जो ऑपरेटिंग सिस्टम है या उसकी स्टोरेज है वो तमाम, या उसके ऊपर जो एप्लीकेशन है, डेटा है, उसको उसके ऊपर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिस हमने पहले डिस्कस किया। प्रोविजन प्लेटफॉर्म एज सर्विस में क्या होगा? द कैपेबिलिटी provided to the customer is to deploy onto the cloud infrastructure consumer created and acquired application created using programming languages, libraries, services, and tools supported by the provider. The consumer does not manage or control the underlying cloud infrastructure, including network, servers, operating system. ठीक है, तो यहाँ पे सर्वर, ऑपरेटिंग सिस्टम और उसकी स्टोरेज भी, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लाउड प्रोवाइडर की तरफ चले जाती है, बट हैज कंट्रोल ओवर द डिप्लॉयड एप्लीकेशन एंड पॉसिबली कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स ऑफ द एप्लीकेशन होस्टेड एनवायरनमेंट. Software as a service, the capability provided to the consumer is to use the provider's application running on the cloud. ठीक है, provider's application. अब आप application की डेफिनेशन एक जनरल है, बहुत सी किस्म की एप्लीकेशन हो सकती हैं, तो आप किस चीज़ को एप्लीकेशन कहते हैं वो एज ए सर्विस आपको अवेलेबल हो जाएगी. द एप्लीकेशंस आर एक्सेसिबल फ्रॉम वेरियस क्लाइंट डिवाइसेस थ्रू आइदर अ थिन क्लाइंट इंटरफेस सच एज वेब ब्राउजर, वेब बेस्ड ईमेल और प्रोग्राम इंटरफेस, यानी कि कमांड लाइन इंटरफेस हो गया या उसकी API हो गई. The consumer does not manage or control the underlying cloud infrastructure, including network, server, operating system, storage, and even individual application capabilities, with the possible exception of limited user specific application configuration settings. ठीक है, जो भी एप्लीकेशन प्रोवाइडर आपको सेटिंग्स अलाउ कर रहा है, बस आप वो मैनेज कर सकते हैं, उसके अलावा मैनेज नहीं कर सकता, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं होगा. अच्छा, अब क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर जो डिफरेंट मॉडल्स चल रहे हैं वो मॉडल्स क्या हैं? एक तो यह है कि प्योरली क्लाउड बेस्ड है. क्लाउड बेस्ड में होगा क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन इज फुली डिप्लॉयड इन द क्लाउड एंड ऑल पार्ट्स ऑफ द एप्लीकेशन रन इन द क्लाउड. फिर एक मैकेनिज्म है हाइब्रिड. हाइब्रिड में कि कुछ आपका ऑन प्रेमिसेस चल रहा है और कुछ जो है आपका क्लाउड पे चल रहा है. फॉर एग्जाम्पल, ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि वेब एप्लीकेशन तो हम क्लाउड पर होस्ट कर देते हैं, लेकिन उसका जो डेटा होगा, डेटाबेस होगा, वो हम ऑन प्रेमिसेस रखते हैं ताकि सिक्योरिटी या उसका बैकअप या और जो दूसरी चीज़ें, हर ऑर्गेनाइजेशन की अपनी पॉलिसीज हो सकती हैं. तो ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है, यानी कि आप जो है उसको कनेक्ट कर सकते हैं इन दोनों एनवायरनमेंट्स को. द हाइब्रिड डिप्लॉयमेंट इज अ वे टू कनेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर and the application between cloud-based resources and existing resources that are not located in the cloud. अच्छा, फिर totally on premises, the deployment of resources on premises using virtualization and resource management tools. ठीक है, यानी कि आपकी जो ऑन प्रेमिसेस रिसोर्सेज हैं उनको भी आप जो है क्लाउड के ऊपर मैनेज कर सकते हैं. वो हम इंशाल्लाह आगे चलकर देखेंगे किस तरह से आप उसको क्लाउड के साथ कनेक्ट कर सकते हैं. मतलब रिसोर्सेज आपके ऑन प्रेम होंगी, लेकिन उसकी जो मैनेजमेंट है या और उसकी हेल्थ मॉनिटरिंग या और दूसरी जो चीज़ें हैं वो आप क्लाउड के ऊपर किस तरह से मैनेज कर सकते हैं. अच्छा, अब आते हैं अमेजॉन वेब सर्विसेज पे. अमेज़ॉन की जो ई-कॉमर्स वेब सर्विस है वो 2002 में स्टार्ट हुई. उन्होंने सबसे पहले जो सर्विस बिल्ड की वो 2004 में SQS यानी कि सिंपल क्यूइंग सर्विस जो है बिल्ड की. फिर उसके बाद S3 2006 में और EC2 इंस्टेंस 2006 में. तो 2006 में जो है अमेज़ॉन वेब सर्विसेज जो है अवेलेबल हो गया था. फिर अच्छा, अब AWS का ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह से है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इसको समझना, क्योंकि ये क्लाउड प्रोवाइडर हैं तो इनके लिए ज़रूरी है कि आपको फास्ट एक्सेस प्रोवाइड करें, और जितना आपके रीजन से, आपकी लोकेशन से नियरेस्ट होगा उतनी फास्ट सर्विस होगी. फॉर एग्जांपल, हम यहाँ बैठ कर यूनाइटेड स्टेट्स पे अगर क्लाउड होस्टेड है उसको अगर एक्सेस करें तो उसकी लेटेंसी, नेटवर्क लेटेंसी वो ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू अगर पाकिस्तान में ही अगर कोई डेटा सेंटर्स अवेलेबल हैं तो उसकी लेटेंसी डेफिनेटली कम होगी.
तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने डिफरेंट रीजन्स में इसको डिवाइड किया। सबसे पहले मेजरली ये जो है वर्ल्ड वाइड डिफरेंट रीजन्स में इन्होंने अपने जो है सेंटर्स ओपन किए हैं, और उन सेंटर्स को डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन्स में मजीद सब डिवाइड किया है। तो ओवरऑल 25 AWS रीजन्स हैं वर्ल्ड वाइड, ठीक है। और उन 25 रीजन्स के अंदर फिर मजीद जो डिवीजन है वो अवेलेबिलिटी जोन है। फॉर एग्जांपल यूएस ईस्ट का एक रीजन है, तो यूएस ईस्ट के अंदर जो अवेलेबिलिटी जोन है यूएस ईस्ट 1 जो है नॉर्थ वर्जीनिया का रीजन है, उसके अंदर जो है अवेलेबिलिटी जोन 1 A B C D आई थिंक 4 अवेलेबिलिटी जोन्स हैं उसके अंदर। तो इन अवेलेबिलिटी जोन से फ़ायदा यह है कि अगर फॉर एग्जांपल किसी एक एरिया में कोई नेचुरल डिज़ास्टर आता है, या और कोई पावर आउटेज होती है, या और कोई प्रॉब्लम होती है, तो आपके बाकी अवेलेबिलिटी जोन्स अवेलेबल होंगे आपकी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। तो विद इन दैट रीजन डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन है, तो आपको नेटवर्क लेटेंसी सेम मिल रही होगी, लेकिन उसमें फ़ायदा यह है आपको कि आप उस रीजन में रहते हुए डिफरेंट लोकेशंस को यूटिलाइज कर सकते हैं। उससे आपकी रिलायबिलिटी ऑफ योर सर्विस वो बढ़ जाएगी, नंबर 1। नंबर 2 ये कि अगर कोई जो है मेंटेनेंस होती है, तो उस मेंटेनेंस के अंदर आपके पास चांस होगा कि एक पर्टिकुलर जो है अवेलेबिलिटी जोन को अगर डाउन करना है, या उसके ऊपर जो आपकी डिप्लॉयड सर्विसेज हैं उसको डाउन करना है, तो आप उसका लोड ट्रांसफ़र कर सकते हैं दूसरे अवेलेबिलिटी जोन्स में। मेंटेनेंस में आपको बहुत सपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी ये चीज़ें हैं जिसको आप टेक केयर कर सकते हैं इस डिवीजन की बेस पर। बैकअप्स वगैरह के तौर पर भी आप इसको रख सकते हैं, बैकअप सर्विसेज के तौर पे। तो ओवरऑल जो है 80 अवेलेबिलिटी जोन्स हैं। अच्छा, रीजन्स और अवेलेबिलिटी जोन्स के अलावा एक और दूसरी चीज़ अवेलेबल है, उसको कहते हैं एज लोकेशंस। एज लोकेशंस जो है जनरली आपको कहीं पे जो है सिलेक्शन के लिए या किसी एज ए ऑप्शन जो है कहीं नज़र नहीं आ रहा होगा मोस्ट ऑफ द टाइम। पर्टिकुलर कुछ सर्विसेज हैं, जिस तरह से कैशिंग सर्विसेज हैं, या किसी सर्विस को स्पीड अप करना है, तो उसकी अवेलेबिलिटी को मैक्सिमाइज़ करने के लिए डिफरेंट एज लोकेशंस के ऊपर आपका डेटा अवेलेबल हो सकता है फॉर रीड एंड फॉर राइट बोथ। मतलब फॉर एग्जांपल अगर कोई राइट करना चाह रहा है, तो उसका राइट ऑपरेशन काफ़ी तेज़ी से कंप्लीट हो सकता है एज़ कम्पेयर टू कि वो जो मेन लोकेशन है वहाँ पर अगर राइट करें। तो इन तमाम चीज़ों को हम देखेंगे। तो वो एज लोकेशन आपको जनरली अवेलेबल नहीं होती, और उसका ऑप्शन सिलेक्शन ऑप्शन भी आपको जनरली कहीं नज़र नहीं आएगा, लेकिन ये बैकग्राउंड पे सर्विसेज होती हैं जो ऑपरेट कर रही होती हैं, और सिर्फ ये उस वक्त आपको अवेलेबल होगी जहाँ पर आप जो है कैशिंग करवाना चाहते हैं। पर्टिकुलरली वो बहुत ही पर्टिकुलर कुछ सर्विसेज हैं जहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है। जनरली आपको वो चीज़ कहीं सामने नज़र नहीं आएगी। तो ये 3 चीज़ें हैं, रीजन, अवेलेबिलिटी जोन्स और एज लोकेशंस। अच्छा, ये कुछ लिंक्स हैं, वेब यूज़र इंटरफेस का लिंक है, इसको हम ओपन कर लेते हैं। अच्छा, ये मैंने क्या लिंक दे दिया, लिंक गलत दे दिया है, सॉरी। अच्छा, ये कमांड लाइन इंटरफेस है। कमांड लाइन इंटरफेस आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से आप इसका कमांड लाइन डाउनलोड कर सकते हैं। विंडोज़ के लिए भी अवेलेबल है, लिनक्स के लिए भी अवेलेबल है, मैक के लिए भी अवेलेबल है, और अमेज़ॉन लिनक्स और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के लिए अवेलेबल है। तो आप यहाँ से CLI डाउनलोड कर सकते हैं और उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इसके अलावा डिफरेंट टूल्स अवेलेबल हैं CLI के अलावा, और जो दूसरे टूल्स हैं जिसके अंदर जैसे मेरा काम ज़्यादातर .NET पर होता है, तो जैसे विजुअल स्टूडियो की SDK है, या विजुअल स्टूडियो की जो टूल किट है AWS के लिए, और इससे रिलेटेड डिफरेंट सर्विसेज हैं, डिफरेंट टूल्स हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के लिए, PHP, जावास्क्रिप्ट, जावा, गो, C++, रूबी, पाइथन। तो ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के लिए इनके टूल्स अवेलेबल हैं, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। पावर शेल टूल है, AWS CLI है,
ECSCLI है, बहुत सारी सर्विसेज हैं, बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं, इनको आप कंज्यूम कर सकते हैं। अच्छा, फ्री डिजिटल ट्रेनिंग्स, ये एक बहुत बड़ा इनका एक एरिया है AWS का, जिसके अंदर डिजिटल ट्रेनिंग से प्रोवाइड करते हैं और बहुत अच्छी जो है डिटेल ट्रेनिंग होती हैं। जस्ट लाइक शॉर्ट वीडियोस नहीं है, प्रॉपर इसके अंदर जो है टेस्टिंग का भी मैकेनिज़्म होता है। इतना कम्प्रिहेंसिव टेस्टिंग नहीं होती, लेकिन जो है जितना वो कवर कर रहा होता है उसको हाथ के हाथ जो है वो टेस्ट कर रहे होते हैं कि आपने उसको प्रॉपरली समझा है कि नहीं समझा। तो ये ट्रेनिंग्स बहुत अच्छी अवेलेबल हैं, और गेटिंग स्टार्टेड गाइड्स जो हैं इनकी वो बड़ी अच्छी अवेलेबल हैं। डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़बरदस्त है, इन तमाम एरियाज़ को आप देख सकते हैं। फिर इनके AWS के रीइन्वेंट इवेंट्स होते हैं, वो जो है आई थिंक हर साल होता है, तो वहाँ पे उनकी फिर विकिपीडिया जो है, मैंने लिंक बिला वजह दे दिया, विकिपीडिया की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। विकिपीडिया से मुताले मतलब यहाँ पे जो भी आप AWS से मुताले रीड करना चाहते हैं तो वो देख सकते हैं। एनीवे, आगे चलते हैं। अच्छा, फिर इनकी जो एक मेजर सर्विस है, जो एक बहुत ही अट्रैक्टिव सर्विस है, वो है AWS फ्री टियर। फ्री टियर के अंदर ये बहुत सारी सर्विसेज हैं जो फ्रीली अवेलेबल हैं। यहाँ पे मैंने एक स्नैपशॉट लगाया है, इस लिंक के ऊपर ये चीज़ें अवेलेबल हैं, हमें देख सकते हैं कि कौन कौन सी सर्विसेज हैं जो फ्री हैं। ये 12 मंथ्स के लिए सर्विसेज फ्री हैं, उसके बाद फिर बेस्ड ऑन जो भी सर्विस आप यूटिलाइज़ कर रहे हैं उसके ऊपर चार्जेस होते हैं। अब जैसे EC2 इंस्टेंस हैं, EC2 इंस्टेंस ये जो है 750 आवर्स जो है वो फ्री हैं। इसके अंदर आप T2 माइक्रो इंस्टेंस का नाम है, टाइप है, और T3 माइक्रो, ये 2 टाइप ऑफ इंस्टेंसेस ले सकते हैं। और 750 आवर्स पर मंथ ऑफ विंडोज़ T2 माइक्रो एंड T3 माइक्रो इंस्टेंस ऑल्सो। ठीक है, तो 750 आवर्स आपको पर मंथ मिल रहा है, एक बहुत बड़ा काउंट है ये, मतलब एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए, लर्न करने के लिए। फिर S3 के ऊपर 5 GB स्टोरेज आपको फ्री मिल रही है 12 मंथ्स के लिए। RDS 750 आवर्स, इसके अंदर आपको T2 माइक्रो जो है और मिल रहा है, 220 GB ऑफ स्टोरेज मिल रहा है, जनरल SSD, 20 GB ऑफ स्टोरेज, डेटाबेस बैकअप एंड DB स्नैपशॉट्स। DynamoDB, SageMaker ये मशीन लर्निंग से रिलेटेड है। लैम्डा फंक्शन 1 मिलियन रिक्वेस्ट पर मंथ फ्री है। फॉर एग्जांपल आप कोई अपनी सर्विस होस्ट करते हैं, तो वो सर्विस जो है अगर आप लैम्डा के ऊपर बनाते हैं तो आपको ये बहुत ही ज़्यादा चीप पड़ सकती है इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, क्योंकि इसकी पर रिक्वेस्ट जो उसकी कॉस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस है, इवन अगर आप AWS लैम्डा को फ्री टियर से हट कर भी अगर यूज़ करते हैं। फिर Amazon लाइट सेल, ये जो है वर्चुअल प्राइवेट सर्वर्स मेड इजी एवरीथिंग यू नीड टू जस्ट स्टार्ट योर प्रोजेक्ट ऑन AWS विद सिंपल कंप्यूट एंड नेटवर्क, कंप्यूटर स्टोरेज एंड नेटवर्क। तो बहुत सारी सर्विसेज हैं, ये बहुत सारी सर्विसेज आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैंने जो अभी दिखाई है वो बहुत ही बेसिक कुछ सर्विसेज हैं। API गेटवे अवेलेबल है, क्लाउड वॉच मॉनिटरिंग की सर्विसेज हैं, ये ऐप स्ट्रीम्स हैं, और चाइम चैटिंग सॉफ्टवेयर है इनका, वो है ऑलवेज फ्री, मज़े की बात। क्लाउड फ्रंट है, क्लाउड फ्रंट जो है ये एज लोकेशंस बेस्ड सर्विस है। और जब आप क्लाउड फ्रंट देखेंगे तो उसमें आप देख सकते हैं कि एज लोकेशंस के ऊपर आपको क्या क्या सर्विसेज मिल रही हैं। अमेज़ॉन कॉग्निटो, इसके अंदर आप यूज़र मैनेज कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशंस के। 50,000 आपको MAUs मिल रहा है, मोबाइल यूज़र आइडेंटिटी। अच्छा, कॉम्प्रीहेंड, ये मशीन लर्निंग बेस्ड सर्विसेज हैं जो आपका टेक्स्ट को कॉम्प्रीहेंड करके आपको वो समराइज करके दे देता है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग बेस्ड है ये सब। इसके अलावा मशीन लर्निंग और बहुत सारी सर्विसेज फ्रीली अवेलेबल हैं। हम जैसे जैसे जाते रहेंगे
तो अगर आप फ्री अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं तो अभी हम देखते हैं कि फ्री अकाउंट किस तरह से क्रिएट होता है। मैं उसको अभी क्रिएट करके नहीं दिखाऊंगा, लेकिन मैंने जो है उसकी स्लाइड्स बना ली हैं, वो मैं स्लाइड्स में आपको दिखा दूंगा। तो ये बहुत सारी सर्विसेज आप उसको देख सकते हैं। यहाँ पे आप अगर फ़िल्टर करेंगे तो जो ऑलवेज फ्री हैं वो सर्विसेज भी फ़िल्टर हो जाएंगी, 12 मंथ्स फ्री, तो वो आप देख सकते हैं। और ट्रायल के ऊपर जो सर्विसेज है वो भी, और अपने एरिया ग्रुप ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर भी देख सकते हैं। अच्छा, अब देखते हैं कि एक न्यू अकाउंट किस तरह से क्रिएट होता है AWS पे। आप AWS पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन देगा क्रिएट न्यू अकाउंट। ठीक है, क्रिएट न्यू अकाउंट पे आप जाते हैं तो वो स्क्रीन शुरू हो जाएंगे जो अभी हम देखने वाले हैं। ठीक है, ये जो है ईमेल एड्रेस, पासवर्ड कंफर्म करेंगे, अकाउंट का नेम आपने क्या देना है, और उसके बाद मज़ीद 5 स्टेप्स। अभी क्योंकि मैं एक फ्री अकाउंट क्रिएट किया हुआ तो मुझे ज़रूरत नहीं मज़ीद किसी कोई अकाउंट क्रिएट करने की, इसलिए मैं उस एरिया को और जो है डेमो में कवर नहीं कर रहा, स्लाइड्स में कवर कर लेता हूँ। तो ईमेल एड्रेस है, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड और अकाउंट नेम। अच्छा, फिर जब आप वो स्क्रीन पे डेटा फिल करते हैं, अपने यूज़र आईडी वगैरह देते हैं, ईमेल एड्रेस, तो उसके बाद आप फिर जो है अपना फुल नेम, फ़ोन नंबर, अपना कंट्री, एड्रेस, सिटी, पोस्टल कोड और स्टेट दे सकते हैं, और फिर यहाँ पे एग्रीमेंट को साइन कर सकते हैं। फिर आपका पेमेंट मैकेनिज़्म। अच्छा, पेमेंट मैकेनिज़्म के लिए ये यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि एक यूएस डॉलर ये चार्ज करते हैं या यूरो चार्ज करते हैं, जस्ट टू चेक कि आपकी ट्रांजैक्शन जो है हो सकती है इस कार्ड के ऊपर जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, और वो 2 से 3 दिन में रिवर्ट भी हो जाती है, जनरली 3 से 5 दिन में। तो आपके पैसे जो कटे होंगे वो वापस भी आ जाएंगे। तो आप यहाँ पे कार्ड नंबर देंगे, उसकी एक्सपायरी देंगे, उस कार्ड होल्डर का नाम देंगे, और अपना जो एड्रेस, अगर जो भी आपका एड्रेस वो सेलेक्ट करेंगे, और फिर यहाँ पे आप आगे जा सकते हैं इसमें। फिर आपकी मज़ीद कंफर्मेशन होगी आइडेंटिटी की, जो आपने मोबाइल नंबर दिया है उसके ऊपर जो है वो आप फ़ोन नंबर यहाँ पे अपना देंगे, और सिक्योरिटी चेक को फुलफ़िल करेंगे। और फिर आगे आपका जो आपने जो मोबाइल नंबर दिया है उसकी वेरिफिकेशन होगी, उसके ऊपर SMS भेजिएगा ये पिन कोड, वो आप कंफर्म करेंगे, सेम टाइप करेंगे इधर, और फिर ये आपका अकाउंट यहाँ पर इस स्टेज पर आ जाएगा। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है कि आप बेसिक फ्री अकाउंट क्रिएट कर लें या डेवलपर अकाउंट क्रिएट कर लें $29 पर मंथ का, या बिज़नेस अकाउंट क्रिएट कर लें हर 100 मंथ्स पर $100 पर मंथ का। अच्छा, कहते हैं रिकमेंडेड फॉर डेवलपर्स, ये जो डेवलपर अकाउंट है डेवलपर्स के लिए रिकमेंडेड है। एक्सपेरिमेंटिंग विद AWS, ईमेल एक्सेस टू AWS सपोर्ट ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स। ठीक है, सिर्फ बिजनेस आवर्स में आपको जो है सपोर्ट अवेलेबल होगी। 12 बिजनेस आवर्स रिस्पॉन्स टाइम। ठीक है, तो 12 घंटे के अंदर आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा इंशाल्लाह। फिर बिजनेस सपोर्ट में जो है रिकमेंडेड फॉर रनिंग प्रोडक्शन वर्कलोड ऑन AWS 24/7 टेक्निकल सपोर्ट वाया ईमेल, फ़ोन एंड चैट। 1 आवर रिस्पॉन्स टाइम, यहाँ पर 12 आवर्स है, यहाँ पर 1 आवर है। फुल सेट ऑफ ट्रस्टेड एडवाइजर, बेस्ट प्रैक्टिसेस रिकमेंडेशन। ठीक है, तो हम जहाँ जा रहे हैं हमें किसी किस्म की बिज़नेस सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है ख़ास, तो हम आगे चलते हैं। यहाँ पे सिर्फ 24/7 जो ये रिसोर्सेज है जो कि आपके पास डॉक्यूमेंटेशन या और दूसरी जो ट्यूटोरियल्स अवेलेबल है उसकी बात हो रही है यहाँ पे। इस स्टेज पे आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है, आप कंसोल पर जाएंगे, यहाँ पर हम कंसोल पर जा सकते हैं। AWS मैनेजमेंट कंसोल, ये वही सेम स्क्रीन पर लेकर जाएगा। इसमें आपके पास ऑप्शन है कि आप रूट अकाउंट से लॉगिन कर लें, यानी कि जो आप भी अकाउंट आपने क्रिएट किया है, और अगर उस अकाउंट के उस रूट अकाउंट के अंदर मज़ीद आपने अगर जो है सब यूज़र्स क्रिएट किए हैं, तो वो यूज़र्स अगर लॉगिन कर रहे हैं तो वो ये ऑप्शन देंगे, वो अपनी अकाउंट आईडी देंगे। हर यूज़र को एक अकाउंट आईडी एलोकेट होती है, हर अकाउंट के ऊपर एक अकाउंट आईडी एलोकेट होती है। वो अकाउंट आईडी आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे।
तो मैं अपना जो अकाउंट है वो मैंने लिंक यहाँ पर क्रिएट किया हुआ है। ये अकाउंट आईडी है और ये इसका साइन इन यूआरएल, तो ये मुझे कंसोल पर ले जाएगा। इस लिंक के ऊपर मैं हिट करता हूँ, ये अकाउंट मैंने पहले से क्रिएट किया हुआ है। तो ये अकाउंट आईडी आ गई और इसके ऊपर फिर जो है मैंने जो यूज़र क्रिएट किया हुआ है उसके ऊपर हम लॉगिन कर सकते हैं। यूज़र आईडी यहाँ पर ये एडमिन यूज़र मैंने क्रिएट किया हुआ है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको पासवर्ड दिया और यहाँ पर लॉगिन कर लिया। अच्छा, अब अगर जो है कोई नया अकाउंट हम क्रिएट करते हैं तो उसके ऊपर हमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप कोई एक सेपरेट यूज़र क्रिएट कर लें रूट अकाउंट से हटकर। उससे फ़ायदा ये है कि अगर आपका रूट अकाउंट कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है तो वो रिकवर नहीं हो सकेगा, और जब रिकवर नहीं हो सकता तो वो जो जिसने भी हैक किया है आपका अकाउंट, वो उन तमाम सर्विसेज को और आपके जो क्रेडिट कार्ड है उसको यूटिलाइज़ कर सकता है उन सर्विसेज के लिए। तो आपके पास आखिरी हल यही होगा कि अपना क्रेडिट कार्ड ब्लॉक कराएं। अच्छा, यहाँ से आप रूट अकाउंट सेलेक्ट करेंगे, अपना ईमेल एड्रेस देंगे और नेक्स्ट प्रेस करेंगे। नेक्स्ट प्रेस करने के बाद आपको सिक्योरिटी चेक करेगा कि आप कोड एंटर करेंगे। उसके बाद कोड एंटर करने के बाद आप पासवर्ड एंटर करेंगे, कंसोल लॉगिन हो जाएगा। तो कंसोल बिल्कुल जो है उसी तरह का होगा जिस तरह से ये है। ठीक है, ये मैंने दूसरा अकाउंट लॉगिन किया है। यहाँ पे अकाउंट नेम आ रहा है, अकाउंट आइडेंटिटी आ रही है, और जिस यूज़र से मैंने लॉगिन किया है वो यूज़र आइडेंटिटी आ रही है। यहाँ पर ये रीजन्स शो कर रहा है जिस रीजन में मैं लॉगिन हुआ हूँ। आप रीजन चेंज कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जो रीजन सेलेक्ट हुआ होगा उसी रीजन्स में जो सर्विसेज आपने प्रोविज़न की हुई हैं वो सर्विसेज आपको दिखाएगा, दूसरे रीजन की सर्विसेज यहाँ पर नहीं दिखाएगा। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को कंसिडर करना। जब आप AWS पे लॉगिन करते हैं तो सबसे पहला काम जैसे मैंने बताया कि आप एक सेपरेट यूज़र क्रिएट कर लें ताकि आपका रूट अकाउंट जो है सेफ रहे। तो एक सेपरेट यूज़र किस तरह से क्रिएट करते हैं वो उसको हम देख भी लेते हैं, और उसको स्लाइड्स भी देखने पहले मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। ये डिफरेंट सर्विसेज हैं यहाँ पर, और यहाँ पर जब आप जाएंगे तो एक सर्विस है IAM, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। ठीक है, सिक्योरिटी आइडेंटिटी एंड कंप्लाइंस के सेक्शन में ये एक सर्विस आ रही है आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट की। मैनेज एक्सेस टू AWS रिसोर्सेज। AWS रिसोर्सेज पे कौन सी आपके यूज़र्स होंगे, कौन से ग्रुप्स होंगे, उन ग्रुप्स पे, उन यूज़र्स पे, उन रोल्स पे, 3 किस्म की चीज़ें होती हैं। उन रोल्स पे आप की क्या पॉलिसीज़ होंगी। यूज़र ग्रुप्स, आप डिफरेंट ग्रुप्स क्रिएट कर सकते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने के लिए, अपने अकाउंट को मैनेज करने के लिए। और उन ग्रुप्स के अंदर फॉर एग्जांपल आपने क्रिएट कर लिया डेव को सेपरेट राइट्स दे दिए, जो डिप्लॉयमेंट टीम है उसको सेपरेट राइट्स दे दिए, डिप्लॉयमेंट का अलग ग्रुप क्रिएट कर लिया, और जो क्वालिटी एश्योरेंस टीम है उसको अलग राइट्स दे दिए, और जो प्रोडक्शन को मैनेज कर रहा है उसको सिर्फ प्रोडक्शन एनवायरनमेंट के राइट्स दे दिए। तो आप रिसोर्स बेस्ड रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई कर सकते हैं कि इस ग्रुप को ये रोल्स अलाउ हैं और उसके ऊपर ये पॉलिसीज़ अप्लाइड हैं। तो आप एक्सप्लिसिटली डिनाई भी कर सकते हैं और अलाउ भी कर सकते हैं इसमें। फिर उसके बाद यूज़र है, तो अगर कोई ग्रुप क्रिएट करना है तो सबसे पहले हम ग्रुप देख लेते हैं किस तरह से क्रिएट किया जाता है ग्रुप। और यहाँ पर आपने ग्रुप नेम दिया बस। डेवलपर्स को अगर कोई एग्जिस्टिंग यूज़र्स हैं तो वो आप यहाँ पर असाइन कर सकते हैं, और ये परमिशंस हैं जो आप उनको एलोकेट करना चाहते हैं। सपोज़ कि मैं S3 रिलेटेड सर्विस इन्हें असाइन करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैंने S3 के ऊपर फ़िल्टर अप्लाई किया और मैं चाहता हूँ कि S3 के ऊपर ये रीड ओनली एक्सेस हो, तो इस ग्रुप को सिर्फ़ और सिर्फ रीड ओनली एक्सेस अलाउ होगा सर्विसेज पे। क्रिएट ग्रुप किया हमने, और यहाँ पे ये हमारा ग्रुप डेवलपर्स का आ गया है। ठीक है,
अच्छा, फिर यूज़र्स क्रिएट कर लेते हैं। यूज़र हम चाहते हैं और इस यूज़र को हम डेव, और इसको एक्सेस कौन सा देना है आपने। आप कहते हैं कि अगर उसको मैनेजमेंट कंसोल का एक्सेस देना बेहतर समझते हैं तो आप मैनेजमेंट कंसोल का एक्सेस दे सकते हैं। अगर एक्सेस देंगे तो आप ऑटो जनरेटेड पासवर्ड दे सकते हैं या अपना मर्ज़ी का पासवर्ड दे सकते हैं। और एक पासवर्ड फॉर एग्जांपल ऑटो जनरेट कर लेते हैं इसे, ये हमें स्क्रीन पर दिखा देगा ये पासवर्ड। और अगर प्रोग्रामेटिक एक्सेस दे सकते हैं, प्रोग्रामेटिक एक्सेस सिर्फ और सिर्फ APIs के लिए, CLIs के लिए और SDKs के लिए अवेलेबल है। यानी कि आप अगर कोई ऐसा प्रोग्रामिंग एक्सेस चाहते हैं जो डेवलपर्स को देना है फॉर प्रोविज़न या और दूसरी फंक्शनलिटीज़ के लिए, तो आप ये यूज़र क्रिएट कर सकते हैं। उसको सिर्फ प्रोग्रामेटिक एक्सेस दे दें तो वो कंसोल पे लॉगिन नहीं कर सकता, लेकिन APIs के थ्रू, CLI के थ्रू, SDK के थ्रू वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, तो अगर आप की नेटवर्क टीम किसी डेवलपर एनवायरनमेंट को कॉन्फ़िगर करना चाहती है तो जो है कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल्स जो हैं उनके ज़रिए से ये CLIs को आप कॉन्फ़िगर भी करवा सकते हैं। तो आपको ज़रूरत नहीं है कि डेवलपर को उसका यूज़र ID, पासवर्ड या और जो भी उसकी एक्सेस की और सीक्रेट एक्सेस की है वो शेयर करें। ये ऑटोमेटिक नेटवर्क टीम उसको कॉन्फ़िगर कर सकती है एनवायरनमेंट्स को। तो अगर हम प्रोग्रामेटिक एक्सेस देते हैं तो ये हमें क्या देगा, ये हमें रिटर्न करेगा एक्सेस की ID एंड सीक्रेट एक्सेस की। अच्छा, किसी भी अकाउंट पर, किसी भी यूज़र ID के लिए आप मल्टीपल सीक्रेट एक्सेस की और एक्सेस की IDs क्रिएट कर सकते हैं। अगर बिल्कुल आपको लगता है कि एक्सेस की ID कॉम्प्रोमाइज़ हो गई है तो आप उसको डिसेबल कर सकते हैं और उसकी जगह कोई दूसरी क्रिएट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर भी देख सकते हैं ये काम किस तरह से होता है। और ये पासवर्ड जो है, अच्छा अब ये कह रहा है कि यूज़र मस्ट क्रिएट पासवर्ड व्हेन लॉगिन। अब बात आ जाती है परमिशंस की। तो परमिशंस हमने इसके डेवलपर ग्रुप पे दी हुई है। इसको सिर्फ और सिर्फ S3 का रीड ओनली एक्सेस अवेलेबल है, तो हमने यहाँ पर डेवलपर ग्रुप सेलेक्ट किया और फिर नेक्स्ट स्टेज पे इसके टैग्स आ जाते हैं। टैग्स के लिए आप उसको इस तरह से समझें कि ये सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है और ये ऑप्शनल चीज़ है। अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं और अगर नहीं देना चाहें तो ना दें, कोई इसके अंदर प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप इसको देते हैं तो ख़ास तौर पर अगर कोई प्रोडक्शन एनवायरनमेंट है या आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन का रियल एनवायरनमेंट कॉन्फ़िगर कर रहे हैं तो वहाँ पे आपकी जो रिसोर्सेज हैं, आइदर वो कंप्यूट रिसोर्सेज हों या रिसोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ यूज़र्स हों, उनको मैनेज करने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि आप टैक्स अप्लाई करें। और जहाँ कहीं आपके पास फिल्ट्रेशन अवेलेबल है, फॉर एग्जांपल मैट्रिसेस आप देख रहे हैं, आप हेल्थ चेक्स देखते हैं रिसोर्सेज के, तो उन सर्विसेज के ऊपर आप टैक्स अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम जो है एक टैग की अप्लाई करते हैं और की वैल्यू देते हैं फॉर एग्जांपल डेफ कि दिस इज़ पार्ट ऑफ डेफ टीम। और अगर कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है तो न्यू, जो भी प्रोजेक्ट का नाम आपने देना है आपने दे दिया। तो अब इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड आप फिल्ट्रेशन अप्लाई कर सकते हैं कि इस प्रोजेक्ट पे कौन कौन सी रिसोर्सेज अप्लाई हो रही हैं। आप चाहें तो सिर्फ एक टैग की बेस पर फ़िल्टर करें, चाहें तो दोनों टैग्स की बेस पर फ़िल्टर करें। तो ये अगर आपने जो है इस प्रोजेक्ट की बेस पर फ़िल्टर किया है, आपने उसकी वैल्यू न्यू दी, तो डेव QA टीम और जो भी इस प्रोजेक्ट के ऊपर टीम्स आपने डिवाइड किए हैं, अगर उसको प्रॉपर टैगिंग किया है तो वो सारी लिस्ट हो जाएंगी। और अगर आपने मज़ीद फ़िल्टर करना है तो आप जो है डेव टीम भी आप पुट कर सकते हैं, तो वो फ़िल्टर्ड होकर सारी सर्विसेज आपकी अवेलेबल हो जाएंगी जिसके ऊपर आपने ये टैग्स अप्लाई किए हैं। रिव्यू करते हैं। यहाँ पर जो है हमने यूज़र नेम डेव दिया, इसको प्रोग्रामेटिक एक्सेस टाइप्स हमने जो है AWS मैनेजमेंट कंसोल का दिया है विद पासवर्ड, और जो है पासवर्ड ऑटो जनरेटेड है, रिक्वायर्ड पासवर्ड रीसेट है और परमिशन बाउंड्री इज़ नॉट सेट। अच्छा, ये इसके टैग्स आ गए और यहाँ पे फाइनल क्रिएट यूज़र का ऑप्शन अवेलेबल कर रहा है। ठीक है, इसने जो है हमें ये अकाउंट आईडी दी है, ये पूरा लॉगिन आईडी, ये वही सेम लॉगिन जो है URL है जो मैंने आपको यहाँ पर शो किया था इस यूज़र का, इस बुकमार्क का।
तो ये इस पर्टिकुलर अकाउंट का है जो रूट यूज़र आईडी से हमने क्रिएट किया था, और उस रूट अकाउंट के ऊपर जितने आप यूज़र्स क्रिएट करेंगे उन सबको आप सेम यूआरएल शेयर कर सकते हैं। अब क्योंकि मैंने जो ये यूज़र क्रिएट किया है ये एडमिन यूज़र है इस अकाउंट के लिए, ऑल्दो कि रूट नहीं है, लेकिन मैंने उसको एडमिन राइट्स किए हुए हैं, दैट्स वाई ये क्रिएट कर सकता है। अगर आप यहाँ पे ईमेल करना चाहते हैं ईमेल कर लें, और इस CSV को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड कर लें। इसके अंदर ये पासवर्ड शो कर रहा है, और पासवर्ड शो करने के अलावा इसमें देखिए क्या आपको दे रहा है। हमने इसके अंदर एक्सेस, प्रोग्रामेटिक एक्सेस से शायद मिस कर दिया सिलेक्शन। उसके ऊपर चलते हैं, उसको प्रोग्रामेटिक एक्सेस भी दे देते हैं। अच्छा, यहाँ से आप इस यूज़र पर आएँ और यहाँ पर इसके लिए एक्सेस, क्रिएट एक्सेस की कर सकते हैं। और ये इसने जो है ये एक्सेस की आईडी, सीक्रेट एक्सेस की हमारे लिए शो कर दिया। ये सिर्फ वन टाइम अवेलेबल होता है, अगर आपने एक दफ़ा लॉस कर दिया तो लॉस हो गया। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको सेव नहीं करता और मैं इस फाइल को भी डाउनलोड नहीं करता जिसके अंदर ये चीज़ अवेलेबल है, और मैं इसे क्लोज़ कर देता हूँ। तो अब ये सीक्रेट एक्सेस आईडी तो मुझे, एक्सेस की आईडी तो मुझे अवेलेबल हो रही है, लेकिन जो है और कुछ अवेलेबल नहीं हो रहा, मतलब सीक्रेट एक्सेस की अवेलेबल नहीं है। तो मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता है कि मैं इसे इनएक्टिव कर दूं या डिलीट कर दूं। तो मैं इसे डिलीट कर देता हूं। ठीक है, कंफर्म ये इसने ये जो सीक्रेट एक्सेस की मुझे दी है, वो एक्सेस की आईडी मुझे दी है ताकि ये उसको डिलीट कर सकूँ। तो उसका कंफर्मेशन किया, मिस्टेकनली ना हो जाए। किसी ने कोई मैसेज किया है क्या? अच्छा, SSH की आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं, और जिस तरह से गिट के लिए आपको चाहिए होती है या और दूसरी चीज़ों के लिए आपको अगर जो है ये SSH की चाहिए तो आप यहाँ से जनरेट करके उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। और कैसेंड्रा वगैरह के लिए कीज़, तो डिफरेंट जो भी सिक्योरिटी ऑप्शंस हैं वो आपको सारे यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। अच्छा, अब ये यूज़र हमने क्रिएट कर लिया। अगर आप जो है इस यूज़र के राइट्स चेंज करना चाहते हैं या ग्रुप चेंज करना चाहते हैं तो ग्रुप्स चेंज कर सकते हैं, या ग्रुप के ऊपर राइट्स चेंज करना चाहते हैं तो इस ग्रुप के ऊपर मज़ीद परमिशंस आप एलोकेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि इस यूज़र को IAM के एक्सेस अवेलेबल हो जाए। अच्छा, सॉरी, ऐड परमिशंस के ऑप्शंस हो गए, ये तो एग्जिस्टिंग सर्विसेज के ऊपर जो है वो कर रहा है। तो यहाँ पर सर्विसेज अवेलेबल हैं, और इनमें से अगर फॉर एग्जांपल हेल्थ, अगर हेल्थ रिलेटेड सर्विसेज जो हैं उसको अलाउ करना है तो यहाँ से हम उसको सिलेक्ट करके इसे अलाउ कर सकते हैं। अब ये दो परमिशन इसके ऊपर असाइंड हैं। इसके अलावा अगर कोई परमिशन आपने असाइन करनी है जो एग्जिस्टिंग प्रोवाइडेड सर पॉलिसीज़ के ऊपर अब पॉलिसीज़ में अवेलेबल नहीं है, इसके अलावा कोई और दूसरी पॉलिसी अलाउ करना चाह रहे हैं तो इनलाइन पॉलिसी का ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है। इनलाइन पॉलिसी के अंदर यह है कि आप
जो इनका पॉलिसी राइटिंग का जो जेसन फॉर्मेट है उसको आप फॉलो करेंगे। ये हम इंशाल्लाह बाद में देखेंगे कि किस तरह से राइट की जाती है, और इसका एक विजुअल एडिटर भी है। आप यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल EC2 की सर्विस अगर आप देना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि सिर्फ लिस्टिंग अलाउ हो, तो ये लिस्टिंग की जो भी रिक्वायर्ड परमिशंस हैं ये लिस्ट कर देगा। रिव्यू करते हैं। अच्छा, ये कुछ राइट्स हैं जो हमने इसके अंदर अलाउ कर दिए, तो ये इसके ऊपर वार्निंग रेज कर रहा है, इसलिए नहीं क्रिएट करने दे रहा है। एनीवे, तो ये यहाँ पे विजुअल ऑप्शन है जिसके ज़रिए से आप जो है कोई भी राइट्स या इनलाइन पॉलिसीज़ अप्लाई कर सकते हैं और ये आपको अलाउ कर देगा। जैसे मैं फ़िलहाल कैंसिल करता हूँ, और अब हम नेक्स्ट स्टेज पे चलते हैं। हमने यूज़र किस तरह से ऐड किया जाता है वो ऑप्शंस देख लिए। यहाँ पे एडमिन राइट से दे दिए इस यूज़र को, ग्रुप सेलेक्ट कर लिया इसका, और प्रोग्रामेटिक एक्सेस के लिए एक यूज़र क्रिएट किया, उसको प्रोग्रामेटिक एक्सेस अगर देना है तो यहाँ पर उसका ग्रुप सेलेक्ट कर लिया और ग्रुप को राइट्स दे दिए और उसके टैग्स अप्लाई कर दिए, और टैग्स के बाद फिर ये आपको उसका सीक्रेट एक्सेस की और एक्सेस की आईडी दे देगा। आप उसको चाहें तो इनसे डाउनलोड कर लें। अच्छा, अब आ जाते हैं कि जो सीक्रेट एक्सेस की है और इसको आप कॉन्फ़िगर किस तरह से करेंगे, तो इसको यूटिलाइज़ कैसे करेंगे। तो ये जो है कमांड विंडो है, इस कमांड विंडो पे एक ऑप्शन है AWS कॉन्फ़िगर का। अगर AWS आपने CLI डाउनलोड करना है तो आपको याद होगा हमने एक लिंक शो किया था यहाँ पर। कमांड लाइन इंटरफेस के लिए यहाँ से आप CLI डाउनलोड करेंगे और कमांड लाइन पर जाके आप लिखेंगे AWS कॉन्फ़िगर। जैसे आप ये लिखेंगे तो आपसे पूछेगा एक्सेस की आईडी, फिर सीक्रेट एक्सेस की। अभी मैं ब्लैंक एंटर कर रहा हूँ तो इसलिए इसको चेंज नहीं करेगा इन वैल्यूज़ को। आप यहाँ पर एंटर कर दें या पेस्ट कर दें, और ये आपसे रीजन पूछ रहा है तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया US ईस्ट 1, और आउटपुट फॉर्मेट जेसन सेलेक्टेड है। आप यहाँ पे जेसन पुट करेंगे तो ये काम कंप्लीट हो जाएगा। तो ये प्रोग्रामेटिक एक्सेस के लिए आपके लिए ज़रूरी होगा कि आप इसके अंदर उस यूज़र की सीक्रेट एक्सेस की और एक्सेस की आईडी है वो यहाँ पर पुट करें, और अगर नहीं है तो आप क्रिएट कर सकते हैं, जैसे अभी हमने देखा। तो और जो डिफरेंट टूल्स हैं SDKs वगैरह के लिए, उसके लिए भी आपको प्रोग्रामेटिक एक्सेस चाहिए होगा, तो आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी सीक्रेट एक्सेस की और एक्सेस की आईडी की। अगर जो है इस पॉइंट पर अगर आपने इसको सेव नहीं किया है तो इस जो है आप लूज़ कर सकते हैं, आपको फिर दोबारा से रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। तो एक बेहतर ऑप्शन ये है कि आप इसको डाउनलोड कर लें और डाउनलोड करके इसको किसी सिक्योर पॉइंट पे सेव कर लें। अच्छा, आपने इसको कॉन्फ़िगर कर दिया। इस तरह से कॉन्फ़िगर करने के बाद अब हम देखते हैं एक दूसरी बहुत ही बेसिक सर्विस S3 जो है अमेज़ॉन की बहुत ही बेसिक सर्विस है स्टोरेज से रिलेटेड, और ये है ऑब्जेक्ट स्टोरेज। जनरली हम जो अपने पास फाइल्स की फॉर्म में अपनी हार्ड डिस्क पे जो चीज़ें स्टोर कर रहे होते हैं वो ऑब्जेक्ट नहीं होता है, वो इन द फॉर्म ऑफ
अगर आप कोई भी हार्ड डिस्क लेते हैं तो उसको आप डेफिनेटली पहले फॉर्मेट करते हैं, तो फॉर्मेट जब हम करते हैं तो इन द फॉर्म ऑफ क्लस्टर्स, सेक्टर्स होता है। जबकि ये जो मैकेनिज़्म है यहाँ पे फाइल स्टोरेज के बिल्कुल ही डिफरेंट है। इसके अंदर आपने कुछ नहीं करना, आप की जो भी फाइल्स हैं वो की वैल्यू पेयर की फॉर्म में सेव होती हैं, और इसीलिए इसको जो है ऑब्जेक्ट स्टोरेज कहा जाता है। ऑब्जेक्ट स्टोरेज के अंदर जो मैकेनिज़्म है वो ये होता है कि आपका जो फाइल नेम है वो एज ए की वर्क कर रहा होता है, और जो उसका डेटा है या उसकी और जो दूसरी प्रॉपर्टीज़ हैं वो आप उसके अंदर एसोसिएट कर देते हैं, और जो डेटा है वो एज ए वैल्यू वर्क कर रहा होता है। तो बहुत ही हाईली स्केलेबल ये सर्विस है, और इसकी ड्यूरेबिलिटी जो है वो 11.9 से, यानी कि बहुत ही कम चांस है कि इसमें जो डेटा आपने स्टोर किया है वो लॉस हो सके। बहुत सारी सर्विसेज हैं जो S3 के ऊपर डिपेंड कर रही होती हैं, बैकअप सर्विसेज हैं या लॉगिंग सर्विसेज हैं या जो है डेटा एनालिटिक्स की सर्विसेज हैं। तो बहुत सारी सर्विसेज इसके ऊपर जो है डिपेंड कर रही होती है। तो ये बेसिक सर्विस की नॉलेज आपको होनी चाहिए। इनफैक्ट एक और जो है जो अच्छी बात है इसकी कि आप इसके ऊपर आपकी स्टैटिक वेबसाइट है तो वो भी आप इसके ऊपर होस्ट कर सकते हैं। तो Amazon S3 is an object storage service that offers industry-leading scalability, data availability, security, performance. This means customers of all sizes and industries can use it to store and protect any amount of data for a range of use cases such as data lakes, websites, mobile application, backup, restore, archive, enterprise application, IoT devices, big data analytics. Amazon S3 provides easy-to-use management features so you can organize your data and configure finely tuned access controls to meet your specific business, organizational, and compliance requirements. Amazon S3 is designed for 11 nines of durability and stores data of millions of applications or companies all around the world. अच्छा, S3 के कंसोल पे चलते हैं और कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ देखते हैं इसकी। यहाँ पर जो है सर्विसेज लिस्ट हो रही हैं, और स्टोरेज के सेक्शन के अंदर S3 की सर्विस अवेलेबल है। आप इसको स्टार्ट करना चाहें स्टार्ट कर लें। अच्छा, ये सेक्शन है जहाँ पर बकेट्स क्रिएट होती हैं। बकेट्स जो है इज़ अ हाई लेवल ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट ऑफ S3, यानी कि अगर आपने अपनी फाइल से अपना जो भी कंटेंट आप इसके ऊपर पुट करना चाहते हैं तो बकेट जो है क्रिएट करना लाजमी है। बकेट के अंदर आप मज़ीद सब फोल्डर्स क्रिएट कर सकते हैं। तो अच्छा, बकेट का एक जो है यूनिक URL होता है, तो URL डेफिनेटली वर्ल्ड वाइड यूनिक होगा, तो इसके लिए बकेट नेम जो है वर्ल्ड वाइड यूनिक होना ज़रूरी है। अच्छा, यहाँ पर आप देखें जैसे ही S3 पर हम मूव हुए हैं तो ये ग्लोबल में स्विच हो गया है और बाकी सारे ऑप्शंस ये डिसेबल हो गए हैं। ऑल्दो कि ये ग्लोबल है, लेकिन जब आपकी बकेट क्रिएट होगी तो किसी पर्टिकुलर रीजन के अंदर क्रिएट होगी। अगर बिल्कुल वो पूरा रीजन डाउन हो जाता है तो चांस हो सकता है कि आपकी बकेट अवेलेबल ना हो। लेकिन क्योंकि इस तरह का जो है पूरा रीजन डाउन होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सी बात है, लेकिन जो है क्योंकि इसलिए गारंटी कर रहे हैं कि 11 नाइन्स ऑफ ना सिर्फ ड्यूरेबिलिटी बल्कि 9 नाइन्स ऑफ अवेलेबिलिटी भी है। तो एक बहुत बड़ा फिगर है जिसके लिए इन्होंने बहुत सारे मेजर्स दिए हुए हैं। एनीवे, बकेट क्रिएट करते हैं और यहाँ पर इसका यूनिक नेम देने के लिए मैं ये करता हूँ कि अपने नाम से स्टार्ट करता हूँ और अब ये अवेलेबल हो जाएगा। अच्छा, इसने जो रीजन हमें सजेस्ट किया है वो एशिया पैसिफिक है, और हम चलते हैं US ईस्ट वन में, क्योंकि मोस्ट ऑफ द सर्विसेज जो हैं वो पहले US ईस्ट वन में अवेलेबल होती हैं, और मैं ज़्यादातर US ईस्ट वन में ही अपनी सर्विसेज यूटिलाइज़ कर रहा होता हूँ। तो इसलिए मैं यहाँ पर US ईस्ट वन सेलेक्ट कर रहा हूँ ताकि किसी और दूसरे रीजन में कोई मेरी सर्विस रह ना जाए। मेरा ज़्यादातर टाइम US ईस्ट वन की रीजन में कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है। अच्छा,
बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक एक्सेस ब्लॉक है। इवन अगर आप पब्लिक एक्सेस इसको अलाउ करते हैं तब भी कोई भी ऑब्जेक्ट जो है पब्लिकली अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है, उसका रीज़न ये है कि हर ऑब्जेक्ट के लिए आपको उसकी कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी। या तो आप कॉन्फ़िगर कर दें कि तमाम के तमाम ऑब्जेक्ट्स पब्लिक हो जाएं, या फिर आप हर ऑब्जेक्ट के ऊपर जाके उसको पब्लिक मार्क करेंगे तो वो पब्लिक होगा। ये सारी जो मेजर्स लिए गए हैं ये सिक्योरिटी के लिए लिए गए हैं ताकि आपका डेटा जो है वो किसी तरह से जो है उसकी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो जाए, उसकी सिक्योरिटी। अच्छा, फिर एक ऑप्शन है बकेट वर्जनिंग। बकेट वर्जनिंग जो है आप अगर इसको इनेबल करते हैं तो उसके अंदर अगर आप फाइल के अंदर कुछ अपडेट करते हैं किसी ऑब्जेक्ट में, या आप उसको डिलीट करते हैं तो वो कंटेंट एज ए वर्जन आ जाएगा। उसको हम देखेंगे, ये बाद में भी, ये कॉन्फ़िगरेशन, दोनों कॉन्फ़िगरेशन जो है बाद में भी हो सकती हैं। इंक्रिप्शन जो है ये बाद में नहीं हो सकता, तो आप अगर जो है करना चाहते हैं तो आपको एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ही करना पड़ेगा। सर्वर साइड इंक्रिप्शन अगर आप अलाउ करना है तो यहाँ पर होगा। अच्छा, कोई टैग्स अप्लाई करना चाहते हैं तो जिस तरह से हमने जो है पहले टैग अप्लाई किए थे यूज़र क्रिएट करते वक्त, तो हमने यहाँ पे टीम दी डेव और हमने दिया प्रोजेक्ट। एडवांस सेटिंग में क्या है, ऑब्जेक्ट लॉक। ऑब्जेक्ट लॉक से मुराद ये है कि ये ऑब्जेक्ट को जो है लॉक कर देगा, डिलीट करने नहीं देगा। प्रिवेंट ऑब्जेक्ट फ्रॉम बीइंग डिलीटेड और ओवर रिटन फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम। ठीक है, तो अगर आप ऑब्जेक्ट को लॉक करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लॉक कर सकते हैं। क्रिएट बकेट की हमने। अच्छा, क्रिएट बकेट के साथ फिर हम मज़ीद जो इसके डिफरेंट ऑप्शंस हैं उनको हम देख लेंगे किसी भी बकेट के ऊपर। तो ये बकेट हमारी क्रिएट हो गई है और बकेट की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। फॉर एग्जांपल बकेट वर्जनिंग जिस तरह से हमने पहले देखा था एट द टाइम ऑफ क्रिएशन, ये टैग्स हैं, टैग्स अवेलेबल हो गए यहाँ पे। इंक्रिप्शन, ऑटोमेटिकली इंक्रिप्ट से न्यू ऑब्जेक्ट। अच्छा, इंटेलिजेंट टियरिंग, ये ऑप्शंस हम बाद में देखेंगे जब हम S3 नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह, जब S3 क्या इन डिटेल हम इसका जायज़ा लेंगे। सर्वर साइड लॉगिंग, सर्वर साइड लॉगिंग हम अप्लाई कर सकते हैं। जो भी ऑब्जेक्ट्स और बकेट के ऊपर एक्सेसिंग होगी उसकी रिक्वेस्ट जो है वो, और उसका जो भी लॉगिंग इन्फॉर्मेशन होगी सारी राइट हो जाएगी किसी दूसरी बकेट के अंदर, या इसी सेम बकेट के अंदर आप राइट करना चाहें तो वो राइट हो सकती है। तो हम चाहें तो इसको इनेबल कर दें। By enabling server access logs, S3 console will automatically update your bucket एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। तो इसको क्योंकि एक्सेस कंट्रोल अलाउ करना होता है, एक सर्विस होती है S3, एक डिफ़ॉल्ट सर्विस होती है जो बैकएंड पे रन हो रही होती है सर्विस S3 की, या अकाउंट होता है आप कह लें, तो उसको जो है ये एक्सेस कंट्रोल लिस्ट में अलाउ कर देता है कि ये वो लॉग्स राइट कर सकें। ठीक है, यहाँ पे आप डेस्टिनेशन या टारगेट बकेट सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप कहाँ पर इस बकेट को, तो इस लॉग्स को आप कहाँ पर राइट करना चाहते हैं। तो अभी हमारे पास सिर्फ एक ही बकेट है, हम जो है इसी को सेलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, अब जो लॉग्स राइट होंगी उसको हम चाहते हैं कि लॉग्स के जो है प्रीफिक्स के अंदर वो राइट हों। प्रीफिक्स या जो है इसको आप फोल्डर कह सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इसके लॉग्स के अंदर राइट हो। अच्छा, जब आप इस तरह का केस हो कि आपकी सोर्स और डेस्टिनेशन सेम है तो डेफिनेटली जब लॉग राइट होगी तो उसके भी इवेंट रेज होंगे, राइट। तो उसके ऊपर जो लॉग जनरेट होगी वो काउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। When your source bucket and target buckets are same, additional logs are created for the logs that are written to the bucket. These extra logs can increase your storage billing and make it harder to find the logs that you are looking for. फिलहाल हम इसको क्रिएट कर लेते हैं। तो हमने लॉगिंग इनेबल कर दी,
और जैसे जैसे हम इसके ऊपर वर्किंग करते जाएंगे उसकी लॉग्स राइट होती जाएंगी। इंटेलिजेंट टेयरिंग, जिससे मैंने बताया कि हम इसको बाद में देखेंगे कि ये टेयरिंग क्या चीज़ है, क्योंकि अभी हमने इसको डिटेल में देखा नहीं है। सर्वर एक्सेस लॉग्स हमने देख लिया। क्लाउड ट्रेल जो है इसकी एपीआई कॉल्स को और मैनेजमेंट लेवल कॉल्स को मॉनिटर करने के लिए एक सर्विस है, ताकि S3 के ऊपर या किसी भी सर्विस के ऊपर क्या एक्शंस परफॉर्म किए जा रहे हैं वो जो है मॉनिटर किए जा सकें। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट S3 को डिलीट करता हूँ और आप चाहते हैं कि ये इंफॉर्मेशन लॉग हो जाए कि किसने एक्शन लिया है, तो इस किस्म की जो एक्शंस हैं या कोई S3 के ऊपर प्रॉपर्टीज़ हैं, ना सिर्फ S3 बल्कि और दूसरी सर्विसेज भी, तो आप यहाँ पर क्लाउड ट्रेल को इनेबल कर सकते हैं। अच्छा, क्लाउड ट्रेल के ऊपर जो है ऑटोमेटिकली राइटिंग हो रही होती है, इवन अगर आप इसको इनेबल ना भी करें तो। जब हम क्लाउड ट्रेल पर जाते हैं तो क्लाउड ट्रेल के अंदर ये इवेंट हिस्ट्री के नाम से एक सेक्शन है। आपने यहाँ पर डैशबोर्ड में अगर कुछ ना भी क्रिएट किया, आपको ट्रेल क्रिएट करनी पड़ती है और उस ट्रेल के सेक्शन के अंदर आपको लॉग्स अवेलेबल हो जाएंगी। अगर आपने ना भी क्रिएट की तो भी आपको ये हिस्ट्री के अंदर मिल जाएगा। अब जैसे यहाँ पर ये बता रहा है कि एक रिसोर्स क्रिएट की गई है फैसल AWS ट्रेनिंग के नाम से, ठीक है। पुट बकेट टैगिंग, पुट बकेट पब्लिक एक्सेस, क्रिएट बकेट, तो ये जो एक्सेस लॉग्स हैं ये यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगी। तो अगर आप जो है ट्रेल क्रिएट करते हैं तो उस ट्रेल के अंदर, अच्छा एक AWS की सर्विस है अथीना के नाम से, तो अगर आप इस इन लॉग्स की बेस पे अथीना का टेबल क्रिएट करना चाहते हैं और अथीना अलाउ करते हैं कि आप SQL क्यूरीज वहाँ पर राइट कर रहे हैं और इस लॉग के ऊपर या जो भी इस अथीना के टेबल के अंदर डेटा है उसके ऊपर आप जो है एनालिटिक्स और उसके ऊपर आप डेटा फिल्टरिंग और जो भी डिफरेंट ऑपरेशंस हैं उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी सर्विस है, ख़ासतौर पर अगर लॉग्स अगर आप देख रहे हैं तो उसके ऊपर काम करने के लिए। एनीवे, वापस आते हैं हम S3 बकेट के ऊपर। अच्छा, ये है इवेंट नोटिफिकेशन। इवेंट नोटिफिकेशन जो है ये वो इवेंट्स हैं, हम इसको ऊपर चल के देख लेते हैं, जो कि आप उन इवेंट्स की बेस पे किसी दूसरी सर्विस को के साथ इंटरेक्शन करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि इन इवेंट्स की बेस पे कोई एक्शन परफॉर्म किया जाए तो आप लैम्डा फंक्शन को ट्रिगर कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि इस किसी इवेंट की बेस पे फॉर एग्जांपल कोई फाइल क्रिएट हुई है या फाइल डिलीट हुई है, उन एक्शंस को आप जो है अपनी एप्लीकेशन के साथ इंटरेक्शन करवाना चाहते हैं तो उन एक्शंस को आप SPS में डलवा सकते हैं और उन क्यूड मैसेजेस को आप फिर अपनी एप्लीकेशन के अंदर कंज्यूम कर सकते हैं। इसी तरीके से एक सर्विस है SNS की, इवेंट कॉन्फ़िगरेशन में चले जाते हैं ना। क्रिएट इवेंट नोटिफिकेशन, आपने इवेंट का नाम दिया डिलीट इवेंट। अच्छा, किसी पर्टिकुलर फोल्डर को अगर आप उसके ऊपर ये जो है कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं तो आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे, अब जैसे मैंने लॉग्स का फोल्डर क्रिएट करवाया था लॉग्स राइटिंग के लिए, तो वो खुद ही से उसने क्रिएट कर दिया होगा। कोई पर्टिकुलर फाइल आप मॉनिटर करना चाहते हैं, वो पर्टिकुलर फाइल्स अगर डिलीट होती हैं, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि .db लेट्स अज्यूम, ठीक है, तो वो पर्टिकुलर एक्सटेंशन की फाइल्स ये उसके इवेंट्स रेज करेगा। अच्छा, अब किस किस्म के इवेंट्स आप जो है करवाना चाहते हैं, तो ये क्रिएट इवेंट्स है, ऑल टाइप ऑफ क्रिएट इवेंट्स, यानी कि अगर पुट की कॉल है, पोस्ट की रिक्वेस्ट है, कॉपी की रिक्वेस्ट है या मल्टी पार्ट अपलोड है, तो ये सारे जो है ऑपरेशन इसके अंदर कवर हो सकते हैं। और डिलीट के अंदर परमानेंटली डिलीट है या डिलीट मार्कर है, तो डिलीट मार्कर जो है वर्जनिंग जब आप इनेबल करते हैं तो उस टाइम पे आता है, क्योंकि वो उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को डिलीट नहीं कर रहा होता है बल्कि सिर्फ एक फ्लैग उसके ऊपर अप्लाई कर देता है। रीस्टोर ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट को आप रीस्टोर कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने उसको आर्काइव किया हुआ था ग्लेशियर में और ग्लेशियर में आर्काइव से आप वापस उसको रीस्टोर करना चाहते हैं ताकि उसको आप कंज्यूम कर सकें उस आर्काइव का ऑब्जेक्ट को, तो ये रीस्टोर का ऑप्शन है।
रिड्यूस रिडंडेंसी स्टोरेज ऑब्जेक्ट लॉस इवेंट, अगर आपने ऑब्जेक्ट को रिड्यूस रिडंडेंसी स्टोरेज में डाला हुआ है, ये एक क्लास है, तो आप अगर उसको अब क्योंकि रिड्यूस रिडंडेंसी है तो वहाँ पर ऑप्शन ये मतलब एक चीज़ ये हो सकती है कि आपका ऑब्जेक्ट लॉस हो जाए, बहुत कम चांस है उसका, लेकिन फिर भी। तो अगर उस इवेंट को अगर आप कैप्चर करना चाहते हैं तो वहाँ पे आप इसके अंदर वो उस किस्म का रिड्यूस रिडंडेंसी में आप उस किस्म का डेटा स्टोरेज करेंगे जिसकी आपको मोस्ट ऑफ अगर लॉस हो भी जाए तो कोई ऐसी जो है प्रॉब्लम ना हो, जस्ट लाइक लॉग्स या और दूसरी इंफॉर्मेशन। ठीक है, रेप्लिकेशन इवेंट, अगर आपकी जो बकेट है उसके ऊपर आपने रेप्लिकेशन लगाई हुई है तो रेप्लिकेशन को ये मॉनिटर करेगा और उसके इवेंट्स आपको देगा। रेप्लिकेशन टाइम, ऑब्जेक्ट नॉट ट्रैक बाय रेप्लिकेशन, ऑब्जेक्ट फेल्ड टू रेप्लिकेशन। ठीक है, अच्छा अब ये इवेंट आप कहाँ देना चाहते हैं? लैम्डा फंक्शन को ट्रिगर करना चाहते हैं। एसएनएस इवेंट, एसएनएस जो है नोटिफिकेशन सर्विस है जिसके ज़रिए से आप उस नोटिफिकेशन मैसेज को एसएमएस पे भिजवा सकते हैं, किसी एचटीटीपी लोकेशन पे भिजवा सकते हैं, एसएनएस के ज़रिए से एसक्यूएस पे भिजवा सकते हैं, ईमेल पे भिजवा सकते हैं, या और जो है कोई आपकी एप्लीकेशन उस नोटिफिकेशन को रिसीव कर रही है अगर, तो वो नोटिफिकेशन उस तक पहुंच जाएगा। ठीक है, जिस तरह से HTTP एंड पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा, फिर SQS है, उसके अंदर क्यू का कॉन्सेप्ट होता है, तो उस क्यू पे अगर कोई क्यू आपकी अवेलेबल है तो आप उसके अंदर क्यू का ARN डाल दें। यहाँ पर आप SNS का ARN डाल दें या ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट कर लें। अच्छा, ये एक SNS इवेंट क्रिएट हुआ होगा ऑलरेडी। अच्छा, लैम्डा फंक्शन, लैम्डा फंक्शन आपने अगर कोई क्रिएट किया हुआ तो आप उसको सेलेक्ट कर लें और ये इवेंट वहाँ तक उसकी नोटिफिकेशन चली जाएगी। और फिर क्योंकि आप लैम्डा फंक्शन है, प्रोग्रामिंग है, तो आप जो है उसके ऊपर जो भी एक्शंस लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। ट्रांसफ़र एक्सेलरेशन, अच्छा जिस तरह से जब हम AWS के जो ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो वहाँ पर हमने एज लोकेशंस की बात की थी। तो ट्रांसफ़र एक्सेलरेशन क्या करता है, आपके ऑब्जेक्ट्स के रीड एंड राइट को फास्ट करने के लिए होता है, और ये एज लोकेशंस को इनेबल कर देगा आपकी इस सर्विस S3 बकेट के ऊपर। इसको अगर आप पढ़ना चाहें तो यहाँ से पढ़ सकते हैं ये क्या कह रहा है। ठीक है, एक्सेलरेटेड एंड पॉइंट, ये एक हमारा एंड पॉइंट हमें मिल गया है। और यूज़ द एक्सेलरेटेड एंड पॉइंट फॉर फास्टर डेटा ट्रांसफ़र विच विल इनकर एन एडिशनल फी। अब उसके लिए फ़ी के लिए आप S3 की प्राइसिंग देख लें। Amazon S3 Transfer Acceleration is a bucket level feature that enables fast, easy and secure ट्रांसफ़र ऑफ फाइल्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंस बिटवीन योर क्लाइंट एंड S3 बकेट। अब S3 बकेट जैसे हमने यहाँ पर जो है US ईस्ट 1 में क्रिएट किया है, लेकिन अगर पाकिस्तानी या साउथ ईस्ट रीजन में अगर आप उसको किसी एप्लीकेशन में कंज्यूम करना चाह रहे हैं तो उसके ऊपर आप ट्रांसफ़र एक्सेलरेशन इनेबल कर सकते हैं। और जब आप ये इनेबल करेंगे तो आपकी जो एक्सेसिंग हो जाएगी वो फास्ट हो जाएगी, लेकिन आपको इस किस्म की जो URL जो एंड पॉइंट है उस एंड पॉइंट के ज़रिए से आपको एक्सेस करना होगा। अच्छा, बिहाइंड द सीन एज एप्लीकेशंस काम कर रही हैं ताकि इसकी एक्सेसिबिलिटी फास्ट हो जाए। इसको मैं कैंसिल कर रहा हूँ। अच्छा, ऑब्जेक्ट लॉग हमने बकेट क्रिएशन की टाइम पे देख लिया था। अच्छा, रिक्वेस्ट पेज, व्हेन एनेबल द रिक्वेस्ट पेज फॉर द रिक्वेस्टर पेज फॉर रिक्वेस्ट एंड द डेटा ट्रांसफ़र कॉस्ट। अच्छा, कोई अगर आपकी एप्लीकेशन इस तरह से है कि आप जो ऑब्जेक्ट की एक्सेसिंग है उसको आप चाहते हैं कि आपका जो क्लाइंट है या जो यूज़र है वो इसको पे करें, तो आप इस ऑप्शन को इनेबल कर सकते हैं। ठीक है, वैसे मैंने इसको जो है यूज़ करके नहीं देखा कि किस तरह से काम करता है, तो हम इसको देख सकते हैं बाद में। अच्छा, अब अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो बकेट है वो किसी स्टैटिक वेब को होस्ट करें, तो यहाँ पर आप इस ऑप्शन को इनेबल कर सकते हैं।
तो जब आप इनेबल करेंगे तो एक यूआरएल क्रिएट कर देगा। आपके पास ऑप्शन है कि स्टैटिक वेबसाइट होस्ट करें या रिक्वेस्ट को रीडायरेक्ट कर दें किसी और जो है उसकी तरफ। आपका होम पेज कौन सा होगा, हम यहाँ पर देते हैं index.html दे देते हैं। अगर एरर आए तो एरर के ऊपर आप दे सकते हैं। अच्छा, रीडायरेक्शन रूल अगर आप देना चाहते हैं तो रीडायरेक्शन रूल आप यहाँ पर दे सकते हैं। और यहाँ पर हमने जो है इसको सेव कर लिया। अच्छा, हमने इसको सेव तो कर लिया है, लेकिन जो है जब हम इस यूआरएल पर जाएंगे, यहाँ पे इसने जो है यूआरएल भी दे दिया है। इस यूआरएल पर जब हम जाते हैं तो इस यूआरएल पे हमें इसने दे दिया एक्सेस डिनाइड। आपको याद होगा कि हमने इन ऑब्जेक्ट्स को पब्लिक नहीं किया था। तो किसी भी वेबसाइट S3 को वेबसाइट में कन्वर्ट करने के लिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप इसके ऊपर जो है पब्लिक एक्सेस ऑन करें। ठीक है, तो पब्लिक एक्सेस हमने इसको ऑन किया, नंबर 1। और नंबर 2 ये कि आप इसके ऊपर बकेट पॉलिसी अप्लाई करें। बकेट पॉलिसी अगर आप यहाँ जाएंगे तो एक वेबसाइट के लिए बकेट पॉलिसी क्या होनी चाहिए वो यहाँ पर दी हुई है। ये एक बकेट पॉलिसी है। यहाँ पर हम गेट और जो है लोकेशन और लिस्ट बकेट को हम अलाउ कर रहे हैं। जब यहाँ से अगर आप जाते हैं अच्छा, वो जो है ये जो पॉलिसीज़ हैं ये जनरल पॉलिसीज़ हैं। यहाँ जो ये शो कर रहा है ये स्पेसिफिक फॉर वेबसाइट बता रहा है कि किस तरह से आप इसकी परमिशंस को इनेबल कर सकते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन कि आपने पब्लिक एक्सेस इसके ऊपर ब्लॉक्स के ऊपर अप्लाई करना है, तो वो हमने इनेबल कर दिया। नंबर 2 कि बकेट पॉलिसी आपने सेट करनी है उसके ऊपर, और बकेट पॉलिसी के ऊपर गेट एक्शन को हम अलाउ करने जा रहे हैं। यहाँ पर हमारा बकेट नेम आ जाएगा और ये चीज़ कंप्लीट जो है ARN है। ARN मतलब अमेज़ॉन रिसोर्स नेम। तो हर रिसोर्स का एक यूनिक नेम होता है वो, ताकि उस रिसोर्स को आइडेंटिफाई किया जा सके। तो हम यहाँ पर इसका ARN देंगे। ये कॉपी का ऑप्शन है, इस कॉपी इसे हम कॉपी करते हैं और परमिशंस में जाते हैं और बकेट पॉलिसी अप्लाई करते हैं यहाँ पर और इसे इनेबल करते हैं। अच्छा, ये ARN ऑलरेडी यहाँ पर हमारे पास आ रहा है। इस ARN को हमने कॉपी किया, यहाँ पर पुट कर दिया। अब इसका मतलब यह है कि इस बकेट के अंदर ऑल स्टैटिक मीन्स ऑल सब कुछ अलाउ कर दो, तमाम रिसोर्सेज के ऊपर गेट ऑपरेशन अलाउ कर दो। तो वेबसाइट के लिए, क्योंकि राइट ऑपरेशन तो यहाँ पर होना नहीं है वेबसाइट पर, तो सिर्फ गेट ऑपरेशन, स्टैटिक वेबसाइट है तो गेट ऑपरेशन हमने अलाउ कर दिया। यहाँ पे 2 ऑप्शन आ सकते हैं, अलाउ और डिनाई, और हमने कहा पे पब्लिक रीड गेट ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये इस जो है परमिशन का हमने नाम दिया और इसे हम सेव कर लेते हैं। तो हमने इसे सेव कर लिया है। तो अब हमें जो है पब्लिकली एक्सेसिबल एक ऑप्शन यहाँ पर आ गया और इन प्रॉपर्टीज़ इस सेक्शन में, यहाँ पे स्टैटिक वेबसाइट के सेक्शन में ये लिंक भी आ गया। अच्छा, अब ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी तक हमने ऑब्जेक्ट्स ही नहीं इसके ऊपर पुट किए हैं।
तो यहाँ पर जो है हम ऑब्जेक्ट देते हैं और एक फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं। हेलो वर्ल्ड, और इसे सेव कर लेते हैं हम index.html के नाम से। कोटेशन में देना ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये .txt फाइल बना देगा। अच्छा, मज़े की बात ऑलरेडी है, तो जो ऑलरेडी है हम उसी को यूज़ कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, ये अब हम एक सिंपल तरीके से एक ऑब्जेक्ट को अपलोड कर रहे हैं। ये हमने फ़ाइल सेलेक्ट की यहाँ पर, और ये फ़ाइल यहाँ पर आ गई। अच्छा, इसकी डेस्टिनेशन ये बता रहा है कि ये इस बकेट के अंदर जा रही है फ़ाइल। इसके ऊपर जो एक्सेस कंट्रोल है वो आप सेट कर सकते हैं, परमिशंस वगैरह, और इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आप सेट कर सकते हैं। आपको याद होगा हम कुछ जो है क्लासेस का या एक्सेस टेयर्स की बात कर रहे थे, वो हम डिटेल में देखेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। फ़िलहाल जो है इनके सामने आ गया ऑप्शन, तो मैंने कहा आपको बता भी दूँ। ये डिफरेंट क्लासेस हैं जो आप हर ऑब्जेक्ट के ऊपर सेट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हम यहाँ पर इसको स्टैंडर्ड पे सेट कर रहे हैं, इंटेलिजेंट टेयरिंग पे भी सेट कर सकते हैं। रिड्यूस रिडंडेंसी का जिक्र आ रहा था, तो रिड्यूस रिडंडेंसी भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। सबसे चीपेस्ट जो पड़ता है वो स्टैंडर्ड पड़ता है, क्योंकि वेबसाइट्स के लिए ख़ास तौर पे डिपेंड्स कि आपका यूजेज क्या है। तो यहाँ पे रिट्रीवल फ़ीस नहीं है कोई, तो दैट्स चीपेस्ट। बाकी दूसरे ऑप्शंस में रिट्रीवल फ़ी है। तो हम इसको स्टैंडर्ड एक्सेस करते हैं, और सर्वर साइड इंक्रिप्शन हमने अलाउ नहीं की इसके ऊपर, और तमाम ऑप्शन बाकी हम इसको डिसेबल करते हैं और इसे अपलोड कर देते हैं फाइनली। तो ये फ़ाइल हमारी अपलोड हो गई सक्सेस, इसने स्टेटस दिखा दिया इसका, और ये ऑब्जेक्ट्स के सेक्शन में यहाँ पर अवेलेबल हो गई। अच्छा, आपको याद होगा हमने यहाँ पर एक्सेस लॉग्स भी इनेबल की हुई हैं, सर्वर एक्सेस लॉग। अच्छा, कोई अभी तक हमने ऑब्जेक्ट लेवल ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं किया था, तो इसलिए लॉग्स आई नहीं। लेकिन अब क्योंकि हमने ऑपरेशन परफॉर्म करना शुरू कर दिया है, तो अब हमारी एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ पर लॉग्स आएंगे। अच्छा, लॉग्स का कोई टाइम फ्रेम नहीं है कि लॉग कब राइट होगी, लेकिन जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म होंगी मोस्ट प्रॉब्ली वो राइट हो जाएगी। मोस्ट प्रॉब्ली मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तमाम की तमाम लॉग्स राइट नहीं हो, ज़रूरी नहीं कि राइट हो, मोस्ट ऑफ द टाइम हो रही होंगी, लेकिन गारंटी नहीं है। तो इट्स जस्ट फॉर जनरल ऑब्जर्वेशन एंड मॉनिटरिंग। ठीक है, कोई ऑडिट किस्म की लॉग नहीं है कि सारी की सारी चीज़ें राइट हो रही हैं और आप वहाँ पे उसको मॉनिटरिंग करें। तो जस्ट मॉनिटरिंग है कि आपकी जनरल एक्सेसिंग किस तरह से चल रही है। तो अच्छा, और कब राइट होगी ये भी जो है गारंटी नहीं है, लेकिन जिस टाइम राइट हो रही है उस टाइम से पहले जो भी लॉग्स होंगी मोस्ट प्रॉब्ली वो राइट हो जाएंगी। अच्छा, हमने क्योंकि लॉग्स के लिए जो सेक्शन इनेबल किया है वो, और स्लैश लॉग्स यानी कि एक फ़ोल्डर हमने अज्यूम किया कि उसके अंदर वो राइट करेगा। अच्छा, अभी तक हमने जो ऑपरेशंस परफॉर्म किए हैं वो बकेट की प्रॉपर्टीज़ रिलेटेड हैं। तो जो क्लाउड ट्रेल का जो कंसोल है वहाँ पर ये सारी लॉग्स आ रही होंगी, क्योंकि हमने प्रॉपर्टीज़ के साथ जो है चेंजेस किए हैं। पुट बकेट पॉलिसी, अब इस पॉलिसी को जो हमने पुट किया है उसके की लॉग पे यहाँ पर देख लेते हैं कि इसने क्या राइट किया है। ये तो टाइम आ रहा है, इसकी एक्सेस की आ रही है, किस एक्सेस की से उसने राइट की सारी चीज़ें, रिक्वेस्ट आईडी, और सोर्स क्या है, S3 है, और इसके पोर्ट बकेट का इवेंट है, यूज़र नेम AWS ट्रेनिंग है, और जो रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन है उसके अंदर IAM रोल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ये टाइम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, ये आपकी रिसोर्स है, इवेंट सोर्स है कि S3 है, और इवेंट है पोर्ट बकेट का रीजन ये आ गया। तो आप इसके ऊपर आप जो है कोई फिल्ट्रेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, या और कोई ऑपरेशंस परफॉर्म करना चाहते हैं, या कोई अलर्ट्स लगाना चाहते हैं, या और कुछ देखना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं इस इंफॉर्मेशन पे, उसको प्रोग्रामिंग में एक्सेस भी कर सकते हैं, और अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं।
ठीक है। क्लाउड ट्रेल को इंशाल्लाह हम बाद में देखेंगे, लेकिन ये बेसिक एक जो है चीज़ें थी जो S3 के साथ एसोसिएटेड थी, तो मैं सोचा कि इसको कवर कर लिया जाए। अच्छा, अभी कुछ मज़ीद चीज़ें हैं जो S3 के अंदर हमने कवर नहीं की हैं, जिसके अंदर मैट्रिसेस हैं, इसके अंदर मैनेजमेंट कंसोल है, ठीक है, और इसके अंदर लाइफ साइकिल रूल्स हैं, जिसके अंदर बकेट की जो ऑब्जेक्ट की जो ट्रांजिशन होगी फ्रॉम वन स्टोरेज टाइप टू डिफरेंट स्टोरेज टाइप, तो वो हम यहाँ पर देख सकते हैं। रेप्लिकेशन कंट्रोल कर सकते हैं कि उस ऑब्जेक्ट की किस तरह से रेप्लिकेशन होगी इन द सेम रीजन और इन सम डिफरेंट रीजन, और ये इन्वेंटरी कॉन्फ़िगरेशन। तो ये सारे हैं ऑपरेशंस जो हम परफॉर्म कर सकते हैं। परमिशंस का सेक्शन हमने देख लिया, एक्सेस पॉइंट्स है, ये इंशाल्लाह सारी चीज़ें हम नेक्स्ट सेक्शन में कर लेंगे इंशाल्लाह, नेक्स्ट संडे एट द सेम टाइम 12 o'clock, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्लास के लिए हो सकता है कि हम इसी मैकेनिज़्म को यूज़ करें, इसी जो है टीम्स मीटिंग को, या हो सकता है कोई दूसरा डिफरेंट मैकेनिज़्म, क्योंकि मेरा इस तरह से एक पब्लिक इवेंट अरेंज करना, ऑल्दो कि ट्रेनिंग्स तो डिफरेंट थी इससे पहले भी, लेकिन पब्लिकली, क्योंकि पब्लिकली एक्सेस एक इवेंट है क्रिएट मैं चाह रहा हूँ कि हो, ताकि लार्जर ऑडियंस को टारगेट किया जा सके। अभी तो बहुत कम ऑडियंस है, तो हो सकता है कि मैकेनिज़्म चेंज किया जाए, लेकिन उसके वो मुझे थोड़ी सी R&D करनी है, वो सारा काम किस तरह से होगा। तो अगर वो नहीं होता तो मोस्ट ऑफली हम टीम्स को ही यूज़ कर रहे होंगे, या R&D का जो भी आउटकम होता है उसके मुताबिक फिर मैं ग्रुप्स के ऊपर शेयर कर दूँगा, ठीक है। तो आज के लिए इंशाल्लाह इतना ही, नेक्स्ट टाइम फिर हम संडे को मिलते हैं। थैंक यू सो मच। कोई जो है क्वेश्चन है इसमें तो आप लोग कर सकते हैं। किसी को कोई क्वेश्चन? बस में EC2 के बारे में यार थोड़ा सा बताएं। मेरे जहन में जो है EC2 जो है वो मुझे जो है ना जैसे हम VMs बनाते हैं, ये उसका मुझे जो है ना ऑल्टरनेट लगता है कि जो है ना बिल्कुल इसी जैसे तरह मैं से, बिल्कुल उसी तरह से वर्चुअल एनवायरनमेंट आपको अवेलेबल हो जाता है, लेकिन जिस तरह से आप जो है VMware में बना रहे होते हैं या हाइपर-वी में बना रहे होते हैं या वर्चुअल बॉक्स में बना रहे होते हैं, इससे थोड़ा सा मुख्तलिफ है, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे इमेजेस का कॉन्सेप्ट है, जब आप कोई वर्चुअल मशीन बना रहे होते हैं तो आप उसके अंदर इमेज नहीं सेलेक्ट कर रहे होते हैं। जनरली वर्चुअल बॉक्स में या हाइपर-वी में आप उसके अंदर हार्ड डिस्क स्पेस सेलेक्ट कर रहे होते हैं, आप उसके अंदर CPU कैपेसिटी सेलेक्ट कर रहे होते हैं, नेटवर्क सेलेक्ट कर रहे होते हैं, ये सारे ऑप्शंस आपने वहाँ पर भी सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। लेकिन वहाँ पर जो एक डिफरेंस है वो है इमेज का। तो अमेज़ॉन ने जो है अपने इमेजेस अवेलेबल किए हुए हैं, अगर आपको अमेज़ॉन के अलावा कोई दूसरा इमेज यूज़ करना है तो थर्ड पार्टी के इमेजेस भी अवेलेबल हैं। इसके अलावा आप अपना इमेज भी एक्सपोर्ट करके इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इमेज क्या है? इमेज बिल्कुल उसी तरह से कॉन्सेप्ट है कि फॉर एग्जांपल आपने एक वर्चुअल मशीन बनाई और उसका स्नैपशॉट लेके उसको सेव कर दिया, तो अब वो एक आपके पास इन द फॉर्म ऑफ इमेज आ गया है, ठीक है। तो वही कॉन्सेप्ट है, बस मामूली से डिफरेंसेस हैं, लेकिन जो है उसकी फिर मैनेजमेंट और वो सारी चीज़ें सब क्लाउड पर होती हैं, बस ये फ़र्क है, बाकी ऑलमोस्ट तकरीबन सेम है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन यही था कि आपने जैसे कहा कि क्लाउड में जो है ना डिफरेंट रीजन के ऊपर उनकी वो रेप्लिका बना देता है, ताकि डिज़ास्टर की सूरत में जो है ना हमारे पास उसका बैकअप किसी दूसरी लोकेशन पर मौजूद हो। तो हर सर्विस के लिए नहीं है, लिमिटेड सर्विसेज के लिए डिपेंड कि आपकी सर्विस कौन सी है। तो बैकअप का कॉन्सेप्ट उमूमन जो है डेटा रिलेटेड जो सर्विसेज हैं उसके अंदर आपको मिलेगा। अब सही है। जिस तरह से S3 है, S3 जो बैकअप बनाता है वो 3 रीजन्स के अंदर बनाता है, और सॉरी सही 3 रीजन ही 3 अवेलेबिलिटी जोन्स में। अच्छा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा पॉज करूँगा और जो है जो हमारी स्लाइड्स थी उन सेक्शंस को हम थोड़ा सा कवर कर लेते हैं स्पीडी में, ऑल्दो कि हमने जो स्लाइड में चीज़ें कवरेज थी उसको हमने जो है उससे ज़्यादा ही कवर कर लिया, लेकिन जो स्लाइड का जो कंटेंट था उसको हमने देखा नहीं अभी, ठीक है। तो स्लाइड ठीक। को भी कवर कर लेते हैं, और
जो है, क्योंकि S3 के ऊपर यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं कवरेज के हवाले से। आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली कि इस स्लाइड के अंदर है क्या, नेक्स्ट सेक्शन की स्लाइड में, वो देखना पड़ेगा मुझे। नहीं मैं, और भी क्वेश्चन आपका? नहीं बस यही था कि जो है ना जब वो जैसे आपने बता दिया कि रीजन अलग हैं और जोन्स अलग हैं, तो आई बिलीव रीजन्स कि अलग हैं और अवेलेबिलिटी जोन्स अलग हैं, और अवेलेबिलिटी हर जोन्स सर्विस के अलग लिए हैं। ये बैकअप का मैकेनिज्म नहीं है। फॉर एग्जांपल आपकी एप्लीकेशन अगर चल रही है किसी EC2 इंस्टेंस पर, ठीक है, और आपने उसको US East 1 में होस्ट किया हुआ है, सही तो है। अब उसका बैकअप तो आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो जो है ऑटोमेटिक थोड़ी उसका बैकअप बना के अवेलेबल करेगा। हाँ, ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप उसको अगर जो है US East 2 के अंदर अगर आप उसका बैकअप रखना चाहते हैं, उसके ऊपर लोड बैलेंसर लगाएं कि भाई अगर जो है US East 1 का रीजन डाउन होता है तो US East 2 के ऊपर कॉल्स को रिडायरेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लेकिन हर चीज़ की कॉस्ट है, तो ऑटोमेटिक सही चीज़ें अवेलेबल नहीं होंगी, सही सही। ठीक है। और ये जो अच्छा, जैसे इमेज बनाता है, तो ये किसी खास पैटर्न की वजह से जो है उसको क्लाउड पे अवेलेबल करता है, मतलब जैसे इमेज विंडोज की आप बात एज़्योर है। कर रहे हैं? हाँ जी, जी, इमेज की बात। EC2 इंस्टेंस के लिए जो इमेजेस की ज़रूरत पड़ती है। जी, बिल्कुल। उसको क्लाउड पे डालने के लिए उसका कोई एक खास प्रोसीजर होता है जिसके या अमेज़न देखिए की मेरी अपनी। नॉलेज में अभी सिर्फ जो है जो क्लाउड की ही वर्चुअल मशीन्स का इमेज का मैकेनिज्म है वो है, वो मुझे देखना जी। पड़ेगा कि ऑन प्रेम के जो आपके इमेजेस हैं उनको आप, हुँ, या हुँ। वर्चुअल मशीन्स हैं उनको आप किस तरह से, मेरी नॉलेज में नहीं है, लेकिन डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऑप्शंस होगा, क्योंकि जब आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं अपना वर्कलोड फ्रॉम ऑन प्रेम टू क्लाउड, तो डेफिनेटली हुँ, हुँ, ये हुँ। चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि यहाँ पे भी कुछ तो ऑप्शन होगा, लेकिन ऑर्गेनाइज़ेशंस हैं देखना पड़ेगा। जो है जिन्होंने अपने डेटा सेंटर्स बनाए हैं, वही कहते हैं कि हमारे ये डेटा सेंटर्स में जो डेटा है वो क्लाउड के ऊपर भी अवेलेबल है। तो आई बिलीव कि इस तरह का कोई मैकेनिज्म होगा जिससे वो ऑन प्रेमिसेस जो डेटा सेंटर हैं उनको क्लाउड के ऊपर ले आते हैं। थैंक यू सो हाँ, मच। हाँ, बिल्कुल, जिस तरह से मैंने बिल्कुल स्टार्ट में बताया ना, अगर आप इसके स्टार्ट में चलें बिल्कुल, तो यहाँ पर एक चीज़ मैंने बताई थी कि एक तो है कि सारा का सारा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर क्लाउड क्लाउड पर, पर और ही है। दूसरा है कि हाइब्रिड, आपने कुछ रिसोर्सेज ऑन प्रेम रखी हुई हैं, कुछ आपने जो है क्लाउड पर रखी है। तीसरा ऑप्शन है ऑन प्रेम का, कि आपने अपनी ऑन प्रेमिसेस रिसोर्सेज जो हैं उन्हीं की हुँ, हुँ। मैनेजमेंट और उसी की जो वर्चुअलाइजेशन रिलेटेड चीज़ें हैं वो आप उसको क्लाउड के ऊपर मैनेज करें। हाँ जी, रिसोर्सेज आपकी ऑन प्रेम पर होंगी, लेकिन उनकी मैनेजमेंट क्लाउड पर आप कर क्लाउड सकते के हैं, ऊपर ऑप्शंस हो। अवेलेबल हैं। जी, बराबर। थैंक यू। मोस्ट वेलकम। अच्छा, जो स्लाइड्स हमारी रह गई, मैं सोच रहा हूँ तेज़ी से उसको हम कवर कर लें, ऑल्दो कि वो सारा टॉपिक तो डेमो में हमने कवर कर लिया है, लेकिन फिर भी, ताकि नेक्स्ट जब सेशन हो तो उसके अंदर हम फिर आगे से बात करें। अच्छा, हम इस स्लाइड पर मौजूद थे, यहाँ पर S3 बकेट के सेक्शंस दिखा रहा है, ये एक बकेट क्रिएट हुई हुई है। अच्छा, अभी तक हमने जो ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं किए हैं, CLI को अभी तक परफॉर्म नहीं किया, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा जब नेक्स्ट क्लास होगी तो उसके अंदर CLI को हम यूज़ कर लें। अभी सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन की हद तक हमने देखा था, जबकि इसके अंदर हर सर्विस से रिलेटेड ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि आप उसके अंदर जो भी उस सर्विस के ऊपर एक्शंस हैं वो आप क्या परफॉर्म कर सकते हैं, उसके लिए CLI के अंदर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो हम इंशाल्लाह S3 के ऊपर जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं CLI के, वो हम इंशाल्लाह देखेंगे। जैसे यहाँ पर S3 के ऊपर कॉपी ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है फ्रॉम करंट डायरेक्टरी टू टारगेट रिसोर्स का टारगेट बकेट, ठीक है, और ये उसका आउटपुट है। अच्छा, ये अगर आपको रिकर्सिव करना है तो रिकर्सिव मीन्स के सब डायरेक्टरीज भी ये कॉपी कर रहा होगा। अच्छा, ये वेब होस्टिंग से रिलेटेड है, वो वेब होस्टिंग हमने प्रॉपर देख ली। वेबसाइट हमने चलाकर देखी, नहीं देखी, उसको हमने ये हमारे पास एरर आ रहा था। तो ऑब्जेक्ट हमने पुट किया है, ये अब हमें इस वेब लोकेशन पर अवेलेबल है, ठीक है। तो पहले जो एरर आ रहा था वो इसलिए आ रहा था क्योंकि ऑब्जेक्ट कोई अवेलेबल था नहीं, index.html अवेलेबल नहीं थी, इसलिए उसने नहीं दिया था, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा आज का कंटेंट पूरा हुआ, ये रेफरेंसेस अवेलेबल हैं, ठीक है। और मैं चाहूँगा कि आप जो है नेक्स्ट सेशन से पहले CLI अपना कॉन्फ़िगर कर लें, AWS CLI, और अगर
जो है विजुअल स्टूडियो का एसडी के, अगर आप .NET के यूज़र हैं तो विजुअल स्टूडियो का एसडी के यूज़ कर लें। अगर आप किसी और इन्वायरमेंट के यूज़र हैं तो जो भी रिलेवेंट एसडी के है उससे आप कॉन्फ़िगर कर लें। इस सेक्शन में यहाँ पर हमने लिंक्स दिए हुए हैं। टूल्स एंड एसडी के अंदर वो सेक्शन वो तमाम एसडीकेस अवेलेबल हैं जो ये सपोर्ट कर रहा है AWS। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे संडे को। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ये सेशन अवेलेबल होगा, इसकी रिकॉर्डिंग तो मैं कोशिश करूँगा इसको गूगल ड्राइव पर ही अवेलेबल कर दूँ। ठीक है, थैंक यू, सही। अल्लाह हाफ़िज़।